If you want to read a book that has not been written yet, then you should rather write it. बिहार का मतलब सबसे जो पीछे है वो बिहार है। सबसे ज़्यादा क्राइम रेट वहाँ पर सबसे ज़्यादा है, करप्शन सबसे ज़्यादा है, किडनैपिंग एक बिजनेस बन गया है वहाँ पर, मतलब एक बहुत बड़ा साम्राज्य है उसका। कितनी भी बुरी हालत हो लॉ एंड ऑर्डर की, लेकिन जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो स्टेट होता है, वो दोनों अलग अलग साइड्स पे होते हैं। स्टेट पुलिस अलग साइड पे, क्रिमिनल्स अलग साइड। जब दोनों एक साइड पे आ जाए, हम बोलते हैं कि ना डेमोक्रेसी, वी गेट द लीडर्स वी डिजर्व। कई बार हम पॉलिटिक्स में बोलते हैं कि सारे नेता चोर हैं, सब ऐसे ही हैं, ये वो। हम खुद के अंदर झांक के ये नहीं देखते कि हम ही ने तो वोट देके उसको नेता बनाया है। इंडिया में पॉलिटिक्स को अभी तक हमने करियर नहीं माना है। पॉलिटिशियन इज नॉट अ करियर। पॉलिटिशियन इज फॉर पीपल हु हैव नॉट बीन एबल टू डू एनीथिंग एल्स इन देयर लाइव्स। कुछ नहीं किया जिंदगी में तो पॉलिटिक्स करेंगे। बहुत अलग है ये भी कैलकुलेशन। या तो कोई आईएएस है, आईपीएस है, या कोई रिक्शा चला रहा है। इट इज सैड समटाइम्स, ठीक है। मतलब ये बड़ा अजीब सा है कि बिहारी एक गाली हो गई है। पॉलिटिशियंस आपको वही देते हैं जो आप डिमांड करते हैं। पॉलिटिशियन से अगर आप बोलते हो सड़क बनवा दो, सड़क बनवा देता है। तो आप बोलते हो ट्रांसफार्मर लगा दो, ट्रांसफार्मर लगा देता है। अगर आप बोलते हो कि मुझे वोट देने के लिए 500 रुपए चाहिए, तो आपको 500 रुपए दे देता है। तो आप बोलोगे कि अगर हमें स्कूल चाहिए तो उसको देना पड़ेगा। कैलकाटा विच यूज्ड टू बी अ इंडस्ट्रियल हब, लेकिन कैसे हमने उसको डिसमेंटल कर दिया, बर्बाद कर दिया। किसी भी चीज को आप चाहे गवर्नेंस को ट्रेस करेंगे, मैथमेटिक्स को ट्रेस करेंगे, साइंसेस को ट्रेस करेंगे, मेडिसिन को ट्रेस करेंगे, सारे के आपको पाइनियर्स जो है इंडिया के, रिलीजन को ट्रेस करेंगे, बुद्धिज्म, जैनिज्म, पाइनियर्स सारे के सारे आपको उसी रीजन से आपको ज्यादातर दिख जाएंगे कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही। 1967 में पहली बार वहां पे एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी, और 67 से लेके 1990 तक 23 सालों में मेरे ख्याल से, आई डू नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर्स, ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कम से कम 25 चीफ मिनिस्टर्स हुए होंगे। इनफैक्ट जब कंटिन्यूस सरकारें रही कांग्रेस की 1980 से 1990 तक, उस बीच में भी 5 चीफ मिनिस्टर्स बदल दिए गए। जो स्पेशली जो यंग जनरेशन है, जैसे अभी नए नए लीडर्स भी आ रहे हैं, पासवान जी के बेटे जो हैं वो भी आ रहे हैं, बड़ा इंप्रेसिव है, बड़ा नाम है उनका भी, बड़े चाव से दिखते हैं आजकल वो हर जगह। तो डू यू सी दैट, मतलब ही इज आल्सो इंस्पायरिंग लॉट ऑफ यंगस्टर्स कि भैया आना चाहिए। बिहार में आज भी ऐसे न्यूज आते हैं कि कोई एग्जाम लीक हो गया, चीटिंग, बहुत ज्यादा लोगों ने बोला, फिर वो एग्जाम कैंसिल होता है, जो दोबारा एग्जाम होता है वो 6 महीने साल भर बाद होता है। तो ऐसे तो कुछ भी ढंग से होगा ही नहीं। होल एम ऑफ अ लीडर शुड बी टू बिकम इररिलेवेंट। बाकी लोगों को, इंस्टीट्यूशंस को, प्रोसेसेस को इतना इनेबल, स्ट्रॉन्ग कर देना चाहिए कि उसकी जरूरत ही नहीं रहनी चाहिए। तो दिल्ली में जो आप गवर्नमेंट है उसने एजुकेशन पर बहुत बात की, लेकिन शुरू में तो बहुत बात की, लेकिन जब एंड में देखते हैं, आज के टाइम में देखते हैं, तो वापस से कहते हैं वही बुरा हाल है। अब सिसोदिया जी के साथ जो हुआ, जो भी चल रहा है दिल्ली में, मतलब ये क्या दे वर जेन्युइनली फोकसिंग ऑन एजुकेशन, और इट वाज जस्ट टू, इन योर पर्सपेक्टिव? In an India that is peak right now, not even the peak, it's approaching its peak, and it is the best time for anybody to grow in India. एक ना ब्रांड बहुत बड़ा बन गया है, जैसे मोदी जी का ब्रांड है, और आज के टाइम में अगर कहीं पर भी कर रहा है, कोई वोट भी डालने जा रहा है ना, वो उसको अपने कैंडिडेट के बारे में उतना नहीं पता कि बीजेपी से कौन खड़ा हुआ है, वो देख रहे हैं वहां जा रहा है वोट। डोंट यू सी दिस कैन बी अ प्रॉब्लम? हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अलग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत सारे हमारे प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, बहुत सारी परसेप्शंस हैं, बहुत सारी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है। रिसेंटली मैंने किताब को पढ़ा, ब्रोकन प्रॉमिसेस, जहां पर यह बताया गया है कि कैसे बिहार के बारे में स्पेसिफिकली कास्ट रूल करता है, डिफरेंट कास्ट रूल करती है, क्राइम के बारे में अलग परसेप्शंस है, करप्शन को लेकर बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, बट उसके साथ साथ एक और नजरिया है कि इंडिया में, भारत में सबसे ज्यादा जो आईएएस और आईपीएस रेडी हो रहे हैं वो बिहार के हो रहे हैं। तो ये इतना सारा गैप क्यों है, इतना बड़ा गैप क्यों है? कई बार बिहार के कुछ लोग बाहर निकलकर इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ कैटेगरी ऐसी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिहारी जिनको बोल दिया जाता है तो वो बुरा मानने लगते हैं, ये गाली के रूप में लिया जाता है। ये इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है? तो उसी को डिस्कस करने के लिए आज हम बात करने वाले हैं ब्रोकन प्रॉमिस के ऑथर के साथ। सो मृत्युंजय शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि मैं ज्यादातर सेल्फ हेल्प, सेल्फ इंप्रूवमेंट किताबों के बारे में ज्यादा बात करता हूं, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आई आपकी किताब पढ़ने के बाद कि शायद ये हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो लाइफ में अपने बारे में तो सोचता ही है, साथ के साथ वो ऐसी रियलिटी को समझना चाहता है जिससे देश आगे जाता है। तो मैं सबसे पहले, मेरा सवाल यही रहेगा सर कि आपने जो ये किताब लिखी ब्रोकन प्रॉमिसेस, ये किताब आपने क्यों लिखी? मतलब क्या थॉट आया आपको? आई थिंक कोई ऐसा बहुत एक पॉइंट पे पिन करना मुश्किल है कि किसी एक पॉइंट पे मुझे लगा कि मुझे एक किताब लिखनी चाहिए। इनफैक्ट आई थिंक जब मैंने लिखना शुरू किया और उसके एक चैप्टर को मैंने लिखना शुरू किया,
उस चैप्टर को इसमें कहते हैं हम कास्ट वॉर्स, विच इज Okay. द वन ऑफ द इन बिटवीन चैप्टर्स है. मेरे ख्याल से वो मोर ऑफ आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू माई सेल्फ, क्योंकि मैं उसी एरिया से आता हूँ, उसी रीजन से आता हूँ, उसी स्टेट से आता हूँ. तो मेरे ख्याल से बस उसको खुद को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा था तब तो मुझे जो आसपास मेरी चीज़ें हो रही थी वो बहुत नॉर्मल लग रही थी, क्योंकि आप जिस परिवेश में होते हैं आपको लगता है कि ऐसे ही सब कुछ होता है. और खास करके जब आप एक छोटी जगह से होते हैं, बहुत एक्सपोजर नहीं होता है बाकी दुनिया का, जो 90s में बहुत ज़्यादा था, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं थी, उतनी कनेक्टिविटी नहीं थी. तो हमें लगता है नॉर्मल ये सारी चीज़ें हो रही है. लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और जब उस स्टेज पे आया तो मुझे लगा कि ये, और एहसास हुआ कि बहुत ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड या बहुत ही अजीब या बहुत ही कुछ डिफरेंट ही दौर से हम लोग आ रहे हैं और एक वैसी जगह से आ रहे हैं. तो फिर उन चीज़ों पे जब सोचना शुरू किया तो लगा कि क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्या हुआ, वहीं पे क्यों हुआ, बिहार झारखंड में ही क्यों हुआ, और इस प्रकार से क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है. तो मेरे ख्याल से मैं खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, और उस एक्सप्लेनेशन के चक्कर में बहुत पढ़ा मैंने, सबसे पहले उस पर बहुत सोचा मैंने, और फिर मेरे थॉट्स फॉर्म होने लगे. तो मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए उसको, आई शुड राइट इट फॉर अदर पीपल ऑल्सो टू रीड. कम से कम जो मेरे आसपास वाले हैं, दोस्त यार हैं, उनको भी समझ में आना चाहिए. तो मैंने वो कास्ट वॉर से शुरू किया, क्योंकि एक बहुत उस पीरियड का अंडरलाइंग थीम था कास्ट, और जो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स थे बिहार में. तो उसको लिखना शुरू किया, और जब तक वो चैप्टर खत्म हुई, चैप्टर या समझ लीजिए जो भी वो कॉन्सेप्ट मैंने जब तक लिखा, तो लगा कि इसे इसके बाकी हिस्सों को भी लिखना चाहिए, और भी बाकी चीज़ें साथ में हो रही थी. कास्ट वॉर्स एक एंगल था उस पीरियड में जो हो रहा था, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें थी. तो उसको वो कैसे कनेक्टेड है आपस में, बाकी चीज़ें और क्या हो रही थी, उसमें एक सर्टेन थीम भी लगा मुझे. इट वॉज नॉट अ आइसोलेटेड इंसिडेंट. तो मुझे लगा उसमें एक बहुत कॉमन थीम है, एक थ्रेड है, एक स्टोरी है. तो मुझे लगा कि मुझे लिखनी चाहिए, और स्पेसिफिकली इसलिए लिखनी चाहिए क्योंकि एक बहुत अच्छी कोट मैंने कहीं पढ़ी थी कि इफ यू वांट टू रीड अ बुक दैट हैज नॉट बीन रिटन येट, देन यू शुड रादर राइट इट. तो मुझे लगा कि यार ऐसी, और मुझे लगा कि इतनी भयावह चीजें हुई हैं और इतना अनप्रेसिडेंटेड रहा है वो दौर, तो किसी ने इसके बारे में लिखा क्यों नहीं, और लोग जानते क्यों नहीं इसके बारे में. तो यू फील सो anxious कि यार why don't people know about this? They should, they must know. And it is then that I thought that I should be the one, maybe I'm the chosen one to write on this and for everybody to know about it and read it. तो शायद या वहाँ से इस बुक के लिखने की शुरुआत हुई. इतना क्या डार्क था सर, मतलब दो वी नो इट कि बहुत डार्क है, और जिस तरह से उस वो जो दौर था, एक ऐसा दौर भी था कि बिहार का मतलब सबसे जो पीछे है वो बिहार है. सबसे ज़्यादा क्राइम रेट वहाँ पर सबसे ज़्यादा है, करप्शन सबसे ज़्यादा है, किडनैपिंग एक बिजनेस बन गया है वहाँ पर, मतलब एक बहुत बड़ा साम्राज्य है उसका, बाहुबलीस का. तो मतलब आपको सबसे ज़्यादा डरावना उस वक्त क्या लगा, कास्ट सिस्टम जो जिस तरह से वो डिवाइड है, या जो बाकी एंगल्स हैं? बहुत सी क्राइम्स इज अ रियलिटी, सारे स्टेट में इंडिया के होते हैं, और उस दौर में भी हुए हैं. तो सिर्फ इसलिए नहीं मैं उसको अनप्रेसिडेंटेड या बहुत अलग बोल रहा हूं क्योंकि क्राइम्स बहुत ज्यादा थे. आपको थोड़े उसके डेप्थ में जाना पड़ेगा. क्राइम्स का मैग्नीट्यूड एक रीजन हो सकता है कि बहुत ज्यादा क्राइम है. क्राइम के नेचर में जाना पड़ेगा, किस प्रकार के क्राइम है. फिर उसके पार्टिसिपेंट्स में जाना पड़ेगा कि वो क्राइम्स करने वाले कौन है, राइट. तो उन सारी चीजों को जब आप देखेंगे तो लगेगा कि ये नॉर्मल क्राइम्स जैसे होते हैं वैसा नहीं है. इट इज मच डिफरेंट. इट मे लुक लाइक, सो एक किडनैपिंग जैसे आपने कहा, तो किडनैपिंग भारत के हर एक स्टेट में होती होगी, और उस समय भी होती थी. तो ऐसी कोई नई चीज नहीं है. लेकिन वो अलग तब हो जाती है, लेट्स से जब उसके नंबर्स इतने ज्यादा हो जाएं कि एक एक शहर से, मान लीजिए जैसे मैंने इनफैक्ट इसमें नंबर्स कोट किया है कि जहां से किडनैपिंग स्टार्ट हुई थी, वेस्ट चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, और उसका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है बेतिया, वहां उस दौरान छोटा सा वो एक शहर भी नहीं बोल सकते आप उसको, टाउन या जो भी बोलिए, उनके दिन के 2 किडनैपिंग्स हो रहे थे, है ना. तो दैट नंबर इज वेरी स्टार्क. दूसरा, जैसे किडनैपिंग्स हो रही है, लेकिन कम से कम पुलिस कुछ में एक्ट कर पा रही है, कुछ को छुड़ा पा रही है. लेकिन जब आप देखने लगते हैं कि पुलिस कुछ कर तो नहीं रही है, कई केसेस में वो कंप्लिसिट है उसमें, तो आपको लगता है कि ये तो फिर बहुत ही अजीब है. फिर देखते हैं आप पॉलिटिशियंस उसमें मिले हुए हैं.
एंड पॉलिटिशियन मतलब कोई लोकल ऐसे छोटे मोटे पॉलिटिशियंस नहीं, उसके तार ज्यादातर के जुड़ रहे हैं किसी मिनिस्टर से, इनफैक्ट इन सम केसेस एंड वेरी मतलब विद रिलायबल सोर्सेस चीफ मिनिस्टर्स हाउस से, माय गॉड, राइट। तो फिर आपको लगता है कि वो जो क्राइम का नेचर है दैट इज नॉट नॉर्मल, राइट। तो इसलिए वो डिफरेंट है, और ये चीज स्प्रेड अक्रॉस है। जैसे एक सिर्फ किडनैपिंग की ही बात नहीं कर रहे, जो बाकी भी क्राइम्स थे स्प्रेड अक्रॉस। एक तरह से जो नॉर्मली क्या होता है किसी भी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर में, कितनी भी बुरी हालत हो लॉ एंड ऑर्डर की, लेकिन जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो स्टेट होता है, वो दोनों अलग अलग साइड्स पे होते हैं, है ना। हाँ। स्टेट पुलिस अलग साइड पे, क्रिमिनल्स अलग साइड पे। करेक्ट। जब दोनों एक साइड पे आ जाए तो वो सिचुएशन किसी हाल में नॉर्मल है, और दैट वाज द सिचुएशन इन बिहार इन द 1990s। तो इसलिए मैं उसको बहुत अनप्रेसिडेंटेड बोलता हूँ। तो आपको मतलब एक वक्त जब आया, जब चारा घोटाला सामने आया, लेकिन उसके बावजूद भी वही लीडर्स आगे जाकर भी मिनिस्टर बने, और अलग मतलब मैं कई बार ना, मैं बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर कई बार बहुत कंफ्यूज हुआ हूँ कि सब कुछ पता होने के बावजूद भी चीज़ें कंट्रोल क्यों नहीं हो रही है। क्यों बीजेपी गवर्नमेंट, मतलब मैं ही नहीं बोल रहा कि मैं सपोर्टर हूँ, बट आई फील कि कुछ स्टेट में करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पा रहे हैं। मतलब बिहार एक वन ऑफ दोज है, देन झारखंड हमारा एक और स्टेट है, और लोगों को पता है कि वहाँ ग्रोथ नहीं हो रही है, वहाँ लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बाहर लोग निकल रहे हैं, घर छोड़ रहे हैं, सिर्फ वो मेट्रो सिटीज़ में आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं या बॉम्बे जा रहे हैं या किसी और सिटी में जा रहे हैं, तो वहाँ रहना भी नहीं चाह रहे हैं लोग, वहाँ ग्रोथ भी नहीं है। तो ये इतना बड़ा गैप, इसका मेरे को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। मेरे को इसका जवाब मेरे को मिल नहीं पाया, तो इसका जवाब क्या है सर? सब लोग जिम्मेदार है मेरे ख्याल से, कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। हम बोलते हैं कि ना डेमोक्रेसी वी गेट द लीडर्स वी डिजर्व, राइट। तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। जो लीडर्स हमारे पास ऑप्शन के तौर पे हैं, जिनके बीच हमको चुनना पड़ता है, एक तो वही प्रॉब्लम सेट है कि उन्हीं के बीच हमें चुनना पड़ रहा है, तो जनता कहाँ से चुने। और दूसरा, उनके बीच भी कई बार जब मौका आता है कि शायद लेसर ऑफ द टू इविल को चुनने का, तो उसमें मोर ऑफ द टू इविल को हम चुन लेते हैं, राइट। बहुत सारे फैक्टर्स हैं मेरे ख्याल से। एक जो मैच्योरिंग ऑफ डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जो काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस होना चाहिए, और सिर्फ मैं इन दो स्टेट्स की नहीं बोल रहा हूँ, बाकी स्टेट्स में भी बोल रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, कई बार हम बोलते हैं कि साउथ इज सो मच मोर डेवलप्ड देन द नॉर्थ, राइट। अब साउथ में चली जाइए, तमिलनाडु में द काइंड ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स जो है इट इज वेरी स्टार्क, राइट। तो कई बार इलेक्शंस के दौरान या पॉलिटिक्स में लीडर्स चुनने के दौरान शायद जो मुद्दे ज्यादा हावी होने चाहिए, जिन चीज़ों पे ज़्यादा बात होनी चाहिए कि किस लीडर ने क्या काम किया है पिछले 5 सालों में, अगर वो सत्ता में रहा है, अगर विपक्ष में रहा है तो क्या काम किया है, उसके क्रेडेंशियल्स क्या है, वो खुद कितना पढ़ा लिखा है, बैकग्राउंड कुछ है क्या सोशल वर्क में उसका, इन चीज़ों पे कभी बात ही नहीं होती है। लास्ट में घूम फिर के बात आ जाएगी या तो कास्ट पे, है ना, या तो इस पे आ जाएगी कि किसके पास कितना ज़्यादा मसल पार है, मनी पार है, राइट। तो ज्यादातर लीडर्स को फिर दिखता है कि यार बाकी चीजों पे ऐसे भी बात करके कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वोट तो इसी पे मिलना है। तो या तो हम अपनी कास्ट पे बात कर लें, अगर कास्ट का वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, अगर वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं उनको लगता है यहाँ मेरे कास्ट के बहुत ज्यादा लोग हैं, तो उन्हें पता है कि मेरी कास्ट वाले ढंग से मुझे वोट दे देंगे, मैं जीत जाऊंगा, तो सिर्फ अपनी कास्ट पे बात करेगा। अब उसे दिख रहा है कि वहाँ कास्ट, मेरे कास्ट का नंबर्स तो बहुत ज्यादा नहीं है, तो सिर्फ कास्ट से नहीं चलेगा, तो फिर वो मसल पावर पे आएगा, मनी पावर पे आएगा, वो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा इन चीजों से, राइट। तो उसने तो गलत किया ही, लेकिन जो सामने अट्रैक्ट हो रहा है उसने भी तो गलत किया। तो कई बार हम पॉलिटिक्स में बोलते हैं कि सारे नेता चोर हैं, सब ऐसे ही हैं, वो हम खुद के अंदर झांक के ये नहीं देखते कि हम ही ने तो वोट देके उसको नेता बनाया। सो आई थिंक ऑल ऑफ अस, हम सभी दोषी हैं जो भी सिचुएशंस है, और शायद वो कॉन्वर्सेशंस होने चाहिए, नए लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, ऑप्शंस कम से कम दिखने चाहिए, और जब नए लोग, अच्छे लोग आए तो आम जनता को भी वोट देकर उनको इनकरेज करना चाहिए, राइट, कि एग्जाम्पल सेट करने चाहिए, तब और भी फिर नए लोग आएंगे और दे वांट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स। नहीं तो कई बार क्या होता है, कोई अच्छा व्यक्ति आया पॉलिटिक्स में, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप इंडिया में देखेंगे, हाँ, और वो इलेक्शंस कंटेस्ट करता है, कुछ करता है और इतनी बुरी तरह से हार जाता है, हाँ। और फिर सब उसको कहते हैं यार पढ़ने लिखने से क्या होता है, पॉलिटिशियन के लायक नहीं है, पॉलिटिक्स के लायक नहीं है। सो फिर उससे एग्जाम्पल सेट होता है, फिर बाकी कोई सोच भी रहा होता है पॉलिटिक्स में आने का, तो और डिस्करेज हो जाता है कि यार ये अपनी फील्ड नहीं है।
तो ये पॉलिटिक्स को एज अ फील्ड क्यों लोग देखते हैं आज भी? और क्या ये ऐसा है कि ये स्पेशल प्रॉब्लम बिहार झारखंड में ज्यादा है, या आपको बाकी स्टेट में भी देखने को मिलती है कि यंग लोग, जो नए लोग हैं, वो बाहर नहीं आ रहे, चूज नहीं कर रहे इसको एज अ फील्ड? नहीं, ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है कि इंडिया में पॉलिटिक्स को अभी तक हमने करियर नहीं माना है। हाँ, करियर की तरह नहीं देखते हैं। सो आप किसी से पूछेंगे क्या बनना है, तो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ये वो जितने सारे फील्ड। पॉलिटिशियन इज नॉट अ करियर, राइट? पॉलिटिशियन इज फॉर पीपल हु हैव नॉट बीन एबल टू डू एनीथिंग एल्स इन देयर लाइव्स। कुछ नहीं किया जिंदगी में तो पॉलिटिक्स करेंगे, राइट? तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। टिल द पॉइंट जब तक वो करियर नहीं बनेगा प्रॉपर, एक एस्पिरेशनल करियर नहीं बनेगा पढ़े लिखे लोगों के लिए, तब तक वो अच्छे लोग नहीं आएंगे। दैट इज वन। दूसरा, जो एक तरह से स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म्स होने चाहिए पॉलिटिक्स में आने के, उसको एक्सपीरियंस करने का, लोगों को कम से कम देखने का, सोचने का कि मेरी लायक फील्ड है कि नहीं, वो मैकेनिज्म्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यूएस में देखेंगे तो स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म्स है पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने का, पॉलिसी वर्क में इन्वॉल्व होने का। इलेक्शंस में बहुत सारे लोग सबैटिकल लेके आप जिस पार्टी को भी सपोर्ट करते हैं, बस उसके इलेक्शनियरिंग के लिए 6-6 महीना लगाते हैं। उस काइंड ऑफ मैकेनिज्म्स है। इंडिया में अगर आप बहुत इंटरेस्टेड भी हैं, और मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे और अदर प्लेटफॉर्म्स पे, जिस पे लोग लिखते हैं कि मुझे पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, आई वांट टू जॉइन पॉलिटिक्स, आई वांट टू डू समथिंग इन पॉलिटिक्स। कुछ में आई एम एबल टू आंसर, ज्यादातर में आई डू नॉट हैव अ राइट आंसर। वो पूछते हैं कि क्या करना पड़ेगा, मैं बोलता हूँ यार मतलब आई विश आई हैड द आंसर, आई विश आई वर एबल टू हेल्प यू। इंडिया में कोई ऐसे मैकेनिज्म्स नहीं है। इंडिया में अगर आपको इतना ही मन है तो फिर नौकरी छोड़ दीजिए और फिर जहाँ भी आपका होम स्टेट है वहाँ जाइए और ट्राई कीजिए। अगर सब कुछ ठीक रहा, कोई गॉडफादर मिल गया या लक साथ दिया, तो किसी प्रकार से थोड़ा बहुत आप कुछ कर पाएंगे। 1 in 100 चांस है कि आप 1 साल तक भी टिक पाएंगे। तो दैट इज द ओनली वे। नाउ यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हर कोई अपना सब कुछ रिस्क करके, और आप अच्छे लोगों को लाने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब उनके पास कुछ अच्छा करियर होगा ऑलरेडी। तो उस अच्छा करियर को छोड़ के, जिसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी पढ़ाई की, मेहनत की, उनका ड्रीम था, उसको छोड़ के वो एक ऐसे करियर में आए जहां 1 in 100 भी चांस नहीं है, बिकॉज कोई प्रोसेस नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है उनको एब्जॉर्ब करने का, उनको अप्रिशिएट करने का। तो ऐसा रिस्क कोई नहीं ले सकता है। आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते लोगों से इस प्रकार के पागलपन करने का। सो एंड हेंस वी डू नॉट गेट दोज पीपल। हमें वो लोग मिलते ही नहीं पॉलिटिक्स में, तो जो है वही घूम फिर के वही रह जाते हैं। और जैसे मैंने कहा, जिंदगी में वैसे लोग जिन्हें कुछ नहीं कर पाए, या ऐसी जैसे पैसा हो गया है बहुत, अब समय है, कुछ करने को रहता नहीं है, काम अपना चल रहा है कहीं ना कहीं कुछ, तो हम बाकी टाइम में क्या करेंगे बैठे बैठे, तो पॉलिटिक्स कर लेते हैं, नेता बन जाते हैं। बट ये आपका इस बारे में बोलना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक्चुअली में क्योंकि यू आर वन ऑफ दोज वेरी इंपॉर्टेंट स्पोक्स पर्सन। और कहीं ना कहीं जब हम व्हेन वी सी द रियलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स ओवरऑल, तो हम देखते हैं पिछले कुछ सालों में बहुत हमारा नाम हुआ अक्रॉस द वर्ल्ड, हमने नाम किया, सब कुछ किया, लेकिन अभी भी हम कुछ एरियाज ऑफ लाइफ एरियाज में हम थोड़ा सा चैलेंज फेस कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। एंड इट इज़ नॉट अबाउट कि कौन सी रूलिंग पार्टी है, कौन जीत रहा है, बट जो भी जीत रहा है उस स्टेट में वहाँ कितनी डेवलपमेंट हुई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ स्टेट में कंसिस्टेंटली देखता हूँ कि कैलकाटा है, बाहर ही नहीं निकल रहा है, ठीक है, मतलब इट इज़ सैड कि मेट्रोज में कंसीडर होता है, लेकिन सबसे लास्ट मेट्रोज में होता है, वहाँ के लोग भी वहाँ नहीं रहना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव सर्टेन अदर प्लेसेस ऑल्सो। बट आपको क्या लगता है कि ये जो डिवाइड हुआ बिहार, ठीक है, क्या वॉज इट बेटर इसका डिवाइड होना, जब बिहार झारखंड जब अलग हुए, तो क्या ये बेहतरी के लिए हुए है? क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो ऑन एन एवरेज इन इंडिया इज क्लोज टू 2 लाख रुपीज, ठीक है। बिहार इज 60,000 एंड झारखंड इज ऑलमोस्ट 1,05,000। तो अभी भी बहुत पीछे हैं दोनों जगह। झारखंड इज स्टिल डूइंग बेटर। तो क्या ये बेटर डिसीजन था इनको डिवाइड करना? सी, डिवीजन ऑफ स्टेट्स सिर्फ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स पे डिवीजन नहीं होता। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में भी जाएंगे कि हाउ स्टेट्स इन इंडिया वर डिवाइडेड एंड फॉर्म्ड, तो 1952 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनी थी और उसको ये टास्क दिया गया कि इंडियन स्टेट्स को किस तरह ऑर्गेनाइज करें, बिकॉज उस समय तक वो सारी रियासतें थी। कोई देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट्स, सो एज टू से कुछ स्टेट्स थे, ऑफ कोर्स दे एग्जिस्टेड, लेकिन बहुत
वो अजीबोगरीब स्टेट्स, उसमें शायद कोई ऐसी कॉमन फीचर नहीं था, राइट? Okay. तो उन्होंने रिपोर्ट दी और 1955 में कि द वन प्रिंसिपल ऑन विच स्टेट शुड बी डिवाइडेड इज देयर लैंग्वेजेस। Okay. सबसे कॉमन थ्रेड जो होता है किसी एक रीजन के लोगों का, वो लैंग्वेज होता है। तो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स डिवाइड हुए 1956 में, और जितने सारे स्टेट्स आप देखते हैं ज्यादातर वो जो डिविजन्स होके आए, जैसे पूरा वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, वो फिर गुजरात, महाराष्ट्र अलग अलग हुआ एंड सो ऑन। तो सदर्न स्टेट सारे लैंग्वेज के बेसिस पे, सारे आप इंडिया में जितने स्टेट्स देखेंगे अभी सारे लैंग्वेज के बेसिस पे ज्यादातर आप देखेंगे। तो उसी स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के दौरान तब तक बिहार एक स्टेट था, बिहार और झारखंड मिला के एक स्टेट था। तो उसमें ऐसे रिप्रेजेंटेशंस दिए गए झारखंड के द्वारा। झारखंड के एक बहुत फेमस लीडर थे जयपाल सिंह मुंडा, वो इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन भी रह चुके थे, ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट कर चुके थे। तो उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया कि झारखंड को भी अलग स्टेट बनाया जाए, बिकॉज इट इज नॉट कल्चरली सिमिलर टू बिहार, राइट? तो उन्होंने कुछ उसमें पॉइंटर्स दिए कि एक तो वो स्टेट जो है उसका ज्योग्राफी भी आप देखेंगे तो बिहार से थोड़ा अलग है। बिहार इज लार्जली प्लेन्स, है ना, रिवर वैलीज वहाँ पे, रिवर, मेजर रिवर्स है वहाँ पे, गंगा है, कोसी एंड सो ऑन। झारखंड आप देखेंगे दैट इज मोस्टली अ प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू पे आता है, तो जोग्राफिकली अलग है। दूसरा जो कंपोजिशन है लोगों का वो थोड़ा अलग है, क्योंकि झारखंड में इट वाज वेरी हेविली डोमिनेटेड बाय ट्राइबल्स, राइट? तो ऑलमोस्ट 1/4 लोग वहाँ पे ट्राइबल्स हैं। फिर लैंग्वेजेस भी एकदम अलग थी, है ना, बिहार से। तो हुआ कि इसको अलग स्टेट बनाना चाहिए, लेकिन उस कमेटी ने उस समय नहीं बनाया, क्योंकि उनका कहना था कि अगेन एक ट्राइबल्स 1/4 हैं लेकिन मेजॉरिटी में नहीं है, सो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ट्राइबल स्टेट ही है सिर्फ। दूसरा उन्होंने कहा कि लैंग्वेजेस अलग है लेकिन एक कॉमन लैंग्वेज नहीं है, यहाँ भी 5 अलग अलग लैंग्वेजेस है। तो यू कैन नॉट से कि एंड वी कैन नॉट फॉर्म 5 स्टेट्स, करेक्ट? एंड फिर था कि वही इकोनॉमिक रीजन कि अगर अलग कर दिया तो फिर बिहार के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो फिर तो हेंस उस समय हुआ कि स्टेट साथ में ही रहे। लेकिन फिर रीजनल एस्पिरेशंस होती हैं, क्योंकि आप खुद को अलग तौर पे देख रहे हैं। और फिर जब बड़े स्टेट में क्या होता है, कई बार कुछ एरियाज आप देखेंगे कि वो नेग्लेक्टेड रह जाते हैं। हाँ। तो आप जब हिस्ट्री भी देखेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो रांची जो कैपिटल है झारखंड का, उसे उस समय कहा गया कि ये समर कैपिटल रहेगा, राइट? और शुरुआत में कुछ सालों में एडमिनिस्ट्रेशन शिफ्ट भी किया जाता था रांची में, और वो थोड़ा सा कंटिन्यूटी के लिए और उधर पे भी ध्यान जाए, राइट? बट धीरे धीरे वो भी खत्म हो गया, एंड इट फेल्ट लाइक जो झारखंड वाला रीजन है उसके मिनिस्टर्स भी कम है, रिप्रेजेंटेशन भी कम है, ध्यान कम जा रहा है, बात उस पर कम हो रही है। और वो रीजनल एस्पिरेशंस फिर आने लगी कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हम इतना, झारखंड होल्ड्स ऑलमोस्ट 40% ऑफ कंट्रीज मिनरल्स, तो हम देश का इतना बड़ा मिनरल दे रहे हैं 40%, और एक राज्य भी अगर हमारे पास नहीं है, तो वी शुड हैव आवर ओन स्टेट, ताकि उसको हम उस लायक बना सके और यहाँ के लोगों को हक मिले। तो फिर वो मूवमेंट ने बहुत ग्राउंड पकड़ा 70s में, 80s में, 90s में। और जब 98 में वाजपेयी जी की सरकार आई और उन्होंने 3 नए स्टेट्स बनाने का डिसाइड किया, तो छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के साथ साथ झारखंड भी उस समय जस्ट फॉर्म हुआ। सो मेरे ख्याल से दैट्स अ गुड डिसीजन, बिकॉज अब लोगों के पास खुद का डिसीजन लेने की ऑटोनॉमी थी, अपना एडमिनिस्ट्रेशन रन करने का, हमें अपने रिसोर्स के साथ क्या करना है, कैसे स्टेट को डेवलप करना है। तो डिसीजंस ही अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ के रीजनल एस्पिरेशंस को हेल्प मिलता है, वहाँ के लोगों को मिलता है। लेकिन वो कितना सक्सेसफुल होता है नहीं होता है, वो एक कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी बन के रह जाती है। आई थिंक ये देखा भी जा सकता है कि आई थिंक जब ये डिवाइड हुए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तो उत्तराखंड काफ़ी ग्रो किया उसके बाद। तो आपको ये लगता है कि दैट जो करंट स्टेट है जो झारखंड का, इट इज़ ऑन ग्रोइंग साइड? तो आपको फिर वही कंपेयर करना पड़ेगा दूसरे स्टेट्स। फॉर एग्जांपल, आप जब देखते हैं कि वो तीनों स्टेट साथ में फॉर्म हुए, तो छत्तीसगढ़ और झारखंड एक साथ फॉर्म हुआ, राइट? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, झारखंड बिहार से अलग हुआ। और जब अलग हुए 2000 में, तो दोनों के पर कैपिटा इनकम करीब करीब एक बराबर थे, एग्जैक्टली सिमिलर थे, ठीक है, झारखंड और छत्तीसगढ़ का। अभी अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ इज ऑलमोस्ट 20% हायर देन झारखंड, राइट? तो आप फिर बोल सकते हैं कि नो, वी डिड नॉट अचीव व्हाट वी शुड हैव अचीव्ड, है ना? वो ग्रोथ पाथ पे हम नहीं जा पाए जिस ग्रोथ पाथ पे हमें जाना चाहिए था। फिर जैसे आपने बात की कि कई सारे डेवलपमेंट पैरामीटर्स पे भी देखेंगे, तो अभी भी हम वो बिहार या कुछ अदर स्टेट्स के साथ बॉटम 2-3 में ही दिख जाते हैं।
तो फिर आप कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, बिकॉज वी आर स्टिल एट द बॉटम ऑफ द ऑल दोज चार्ट्स. करेक्ट. सो नो, नॉट रियली. Not really. Okay. So, अभी when it comes to education, मतलब we know the situation कि कहीं ना कहीं जो यूथ है या जो मुझे लगता है कि जो थोड़े से एक्सपीरियंस लोग भी हैं जिन्होंने काफ़ी वक्त बिताया है बिहार में, तो कहीं ना कहीं उनका वो ये होता है कि यार बच्चों को ना बाहर निकालते हैं, यहाँ से बाहर भेजते हैं, बाहर पढ़ाई के लिए भेजते हैं. ठीक है. और मुझे इसलिए कंसिस्टेंटली ये देखा गया है कि एजुकेशन सिस्टम, आई थिंक वो बिहार में या उत्तराखंड में क्या उसका जो लेवल अभी भी बहुत नीचे है. क्योंकि मैं ये देखता हूँ बहुत बहुत अलग है ये भी कैलकुलेशन. या तो कोई IAS है, IPS है, या कोई रिक्शा चला रहा है. इट इज सैड समटाइम्स. ठीक है. मतलब ये बड़ा अजीब सा है कि बिहारी एक गाली हो गई है आज. हालांकि मेरे कुछ दोस्त हैं वो इतना प्राउड, मतलब वो प्राउड बिहारी हैं वो, और मुझे देख के सुन के उनके साथ वक्त बिता के इतना अच्छा लगता है. आई थिंक मेरे सबसे अच्छे दोस्त सारे बिहारी हैं. तो ये इतना डिफरेंस क्यों है? कुछ सक्सेस स्टोरीज जो है वो तो कहीं भी सक्सेसफुल हो जाएंगे वो. सो आप उसको फिर पैरामीटर नहीं ले सकते. वो बोलते हैं ना, वो फूल खिल के रहेंगे जिन्हें खिलना है. तो 1000 आंधियां आए, वक्त गिरे, तो बट उसको पैरामीटर्स मत लीजिए. ओके. वो कहीं भी रहते वो निकल जाते. राइट. सो दैट द स्टेट कैन नॉट ओन कि ये निकले हमारे यहाँ से. आई थिंक दैट्स अ वेरी फॉल्टी एग्जाम्पल. ये लेकिन ये भी फेमस है, बट दैट्स अ फॉल्टी एग्जाम्पल. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. तो उसमें स्टेट का क्या कंट्रीब्यूशन है मुझे ये बताइए ना. वो जो IAS बना अपनी मेहनत से बना ना. उसने तो वही गरीबी झेली, सब कुछ झेला. दिल्ली में भी है तो सबसे गाली सुना, मुखर्जी नगर में भी रहा तो बेचारे ने सबसे गाली सुना कि तुम कहाँ से आते हो. फिर भी उसने किया. तो दैट इज हिज पर्सनल अकम्पलिशमेंट, नॉट द स्टेट्स अकम्पलिशमेंट. राइट. स्टेट की अकम्पलिशमेंट तब होती जब स्टेट के पास ऐसे कुछ फैसिलिटीज होते और उसे मुखर्जी नगर नहीं आके वहीं पे पढ़ लेता और वहीं से निकाल लेता और स्टेट ने कुछ मदद कर दी होती, स्कॉलरशिप्स और ये हो देके, तब स्टेट ओन अप कर सकता था. ऐसे नहीं कर सकता. तो उसको हटा दीजिए. बाकी फिर आप जब देखेंगे तो अभी भी एजुकेशन पे जो फोकस होना चाहिए, एंड सैडली मैं सिर्फ इन स्टेट्स की नहीं बोल रहा हूँ, ज्यादातर स्टेट्स में इंडिया में, और एक जो ब्रॉड फोकस होना चाहिए एजुकेशन पे एज अ पॉलिसी मैकेनिज्म. या इलेक्शंस में बात ही नहीं सुनते. मैं तो कभी किसी ने कोई भाषण ही नहीं सुना मैंने जिस पे कोई एजुकेशन की बात कर रहा हो. और मुझे लगता है कोई अगर इलेक्शन के भाषण में एजुकेशन पे कुछ बोल दे तो फिर सब हंस देंगे, क्योंकि इतना अजीब लगेगा उस सुनने में. राइट. तो उस पर जो फोकस आना चाहिए और जो बात होनी चाहिए, क्वालिटी तो बहुत बाद में आती है, पहले बेसिक्स पे बात होनी चाहिए. द काइंड ऑफ स्कूल्स वी हैव, कॉलेजेस वी हैव, यूनिवर्सिटीज वी हैव, द काइंड ऑफ पीपल हु आर रनिंग दैट, द काइंड ऑफ टीचर्स वी हैव. आप ज्यादातर स्टेट्स में देखेंगे कि टेम्पररी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, पारा शिक्षक जिनको हम बोलते हैं. अब वो इतना कंटेंशियस इशू है. वो जो टीचर है उसको खुद की अपनी जॉब की सिक्योरिटी नहीं, वो क्या पढ़ाएगा बच्चों को. राइट. सो इफ वी आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट द बेस्ट ऑफ द लॉट एज टीचर्स, है ना. अब इनफैक्ट सम ऑफ द जो बेस्ट कंट्रीज एजुकेशन के मामले में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जाएंगे, फिनलैंड, स्वीडन एंड ऑल, तो जो बेस्ट टैलेंट होता है वो टीचर्स बनते हैं. US में भी जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं कॉलेजेस के, वो बाद में जाके ज्यादातर उसमें आप आधे देखेंगे रिसर्च में जाएंगे और वो प्रोफेसर्स बनेंगे. राइट. सैडली हमारे यहाँ नहीं होता है. हमारे यहाँ टीचर्स वही बनते हैं जो फिर अगेन जिंदगी में कुछ नहीं किया तो B.Ed करो, टीचर बन जाओ. राइट. तो उस पर जो बात होनी चाहिए, फोकस होनी चाहिए, वो है ही नहीं. फिर दोनों की गलती है. सिर्फ पॉलिटिशियंस को हर बार नहीं जिम्मेदार ठहरा सकते. पॉलिटिशियंस आपको वही देते हैं जो आप डिमांड करते हैं. तो पॉलिटिशियन से अगर आप बोलते हो सड़क बनवा दो, सड़क बनवा देता है. अगर आप बोलते हो ट्रांसफार्मर लगा दो, ट्रांसफार्मर लगा देता है. अगर आप बोलते हो कि मुझे वोट देने के लिए 500 रुपये चाहिए तो आपको 500 रुपये दे देता है. तो आप बोलोगे कि अगर हमें स्कूल चाहिए तो उसको देना पड़ेगा. लेकिन हम और आप बोलते ही नहीं है. हम उस पर बात ही नहीं करते हैं. एंड वो सबसे बड़ा रीजन है कि हम एक ना उसको वो पॉवर्टी ट्रैप में फंसे हुए हैं. अनलेस कि एजुकेशन पे, स्किलिंग पे, एंड देन इंडस्ट्रीज पे, जॉब्स पे, जब तक वो साइकिल चर्न होना नहीं स्टार्ट होगा तब तक वो पॉवर्टी ट्रैप ही रहेगा. हम उसी में घूमते रह जाएंगे. और एज स्टेट्स मुझे लगता है कि अगेन स्टेट्स वी आर नॉट एनेबलिंग देम इनफ, या हम वैसे इंस्टीट्यूशंस नहीं खड़े कर रहे हैं. हम उस पे जो फोकस होना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं. तो एंड हेंस वी आर फेलिंग आवर सिटीजंस इन स्टेट्स में. फिर बाकी चीजें आप कितनी भी करते रहेंगे वो पॉवर्टी ट्रैप से ऊपर नहीं उठेगा. राइट. एजुकेशन इज समथिंग दैट हैज द कैपेसिटी टू
exponentially lift somebody from, you know, a orbit to another orbit. Correct. Right. All of us are examples of that. Me sitting here is an example of that. Our, you know, previous generations were not that, you know, so as to say, prosperous, or आप जो भी words use कर सकते हैं. But they focused on our education. Because they knew कि education ही वो एक तरीका है उस ऑर्बिट से बाहर निकलने का. तो और स्टेट के लिए भी सिर्फ वही तरीका है. पूरे स्टेट को भी अगर बाहर निकलना है, but that focus is not there. But it's not part of the main agenda of politicians there. नहीं है, क्योंकि मैंने वही कहा, वोटर्स भी नहीं मांगते हैं तो पॉलिटिशियंस भी नहीं देते. नहीं देते. तो ऐसा do you see something like this कि जब तक बिहार में इंडस्ट्रीज आएंगी नहीं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा. एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा तो माइग्रेशन होती रहेगी. कंसिस्टेंटली लोग बाहर जाएंगे काम करने के लिए बाहर. और अगर वो उतनी डेवलपमेंट नहीं है तो क्योंकि एजुकेशन नहीं है तो बाहर निकल कर भी वो बहुत अच्छी जॉब्स नहीं मिलेगी, अच्छी कैटेगरी में नहीं जा पाएंगे. अनटिल अनलेस समबडी, जैसे आपने बोला, वो खुद के बलबूते पर कोई बाहर निकल गया कि जिसने ठान लिया कि मुझे तो करना ही है. तो ये इंडस्ट्रीज के लिए क्या पहले तो था चैलेंज, बट क्या आज भी उतना बड़ा चैलेंज है वहां सेटअप डालने के लिए? अगेन प्रायोरिटीज मैटर करती है कि गवर्नमेंट की क्या प्रायोरिटीज है. यू विल नेवर बी एबल टू डू एवरीथिंग, राइट? क्योंकि इतने सारे कॉन्फ्लिक्टिंग यू नो प्रायोरिटीज होते हैं, चीजें होती हैं करने को. तो कोई भी गवर्नमेंट का 2-3 बेसिक प्रायोरिटीज होता है और वो दिख जाता है कि ये प्रायोरिटीज है. कहने को कह देगी कि सारे हमारे प्रायोरिटीज है, लेकिन उनके एक्शन से दिखेगा क्या प्रायोरिटीज है. तो मुझे लगता है जो प्रायोरिटी होनी चाहिए एज इंडस्ट्रीज, वो नहीं आती है. अब देखिए, इंडस्ट्रीज लाने के लिए, जैसे आपने कैलकाटा की बात की, राइट? इंडस्ट्रीज लाने के लिए कुछ आपको खुद से इंडस्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है. वो 1950 और 60 के दशक में होता था कि गवर्नमेंट को इंडस्ट्रीज लगानी पड़ती थी क्योंकि एनफ प्राइवेट प्लेयर्स ही नहीं थे, कैपिटल नहीं था. आज के डेट में आपको बस इनेबलिंग मैकेनिज्म देना है, आपको माहौल बना के दे देना है. बाकी प्राइवेट सेक्टर अपने आप इतना केपेबल है कि वो इंडस्ट्रीज लगा लेगा, प्रॉफिट्स बना लेगा, जॉब जनरेट कर लेगा और फिर वो बढ़ते जाएगा, राइट? तो एज स्टेट्स आपको वो बेसिक माहौल देना है. सो माहौल में आप सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दीजिए. आप बोल दीजिए कि आप जब इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगाने आओगे तो कोई भी आपके पास आके आपको धमकाएगा नहीं, आपसे लेवी नहीं मांगेगा. इतना ही बेसिक बोल दीजिए. आप बोल दीजिए जब यहाँ पे आओगे, जमीन लेने की कोशिश चलोगे फैक्ट्री लगाने के लिए, तो हम देखेंगे कि प्रॉपर्ली आपको जमीन मिल जाए, उसमें कुछ धांधली ना होगी, या हम हेल्प भी कर देंगे. आप उनको सिंपल बता दीजिए कि जहाँ भी आप फैक्ट्री लगा रहे हैं वहाँ ढंग की रोड्स पहुंचेंगी नियरेस्ट बिगेस्ट टाउन से. ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके यहाँ बिजली 24 घंटे रहेगी. एकदम बेसिक चीजें आप दे दीजिए. इतना अगर आप बोल देंगे और सबको आप इन्वाइट कर देंगे और सिर्फ इतना बोल देंगे कि आप जब इंडस्ट्री लगाने आएंगे, ये हमारा 1 नोडल पॉइंट है, कोई भी दिक्कत होगी इनको कॉल कर सकते हैं आप 24 घंटे. इतना कॉन्फिडेंस आप दिखा दीजिए, बाकी वो लोग खुद कर लेंगे प्राइवेट सेक्टर. लेकिन हम इतना भी नहीं कर पाते, राइट? जैसे आपने कैलकाटा का एग्जांपल लिया, आप सोच लीजिए कैलकाटा विच यूज्ड टू बी ए इंडस्ट्रियल हब, है ना, प्री इंडिपेंडेंस, वो इंडस्ट्री का हब होता था इंडिया का. लेकिन कैसे हमने उसको डिसमेंटल कर दिया, बर्बाद कर दिया, राइट? इनफैक्ट मैं भी जस्ट लास्ट वीक कैलकाटा में था. एक बहुत क्लोज फ्रेंड है मेरा एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट से हम लोग निकले, फिर हम लोग हम लोग कुछ टाइम था हमारे पास बीच में, फ्लाइट चेंज के बीच में, पास में एक मॉल पे गए और मैंने ऑब्जर्व किया और मैंने कहा उससे कि यार कलकत्ता में हर कुछ पुराना लगता है. हाँ. एयरपोर्ट नया बना है फिर भी वो पुराना लगता है देख के. मॉल देख के डिप्रेसिंग लगता है. मतलब मॉल में गया हूँ, वो तो कम से कम वेल लिट, म्यूजिक ये पूरा होना चाहिए, वो भी डिप्रेसिंग, वो भी लगता है कितने सालों से पुराना है. हर कुछ पुराना लगता है. तो आप सोचिए वहां पे कोई भी इन्वेस्टर अगर एक बार देखने भी आया कि आप मुझे इन्वेस्ट करना है, किस एंगल से वहां पे कुछ इन्वेस्ट करने का करेगा. सिमिलरली आप किसी ऐसे टाउन पे चले जाइए जहां पे वो पहुंचा और पहुंचते के साथ उसने कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू देख लिया, या न्यूज़पेपर्स उठाया तो उसमें 4 लॉ एंड ऑर्डर के इशू दिख गए, या आपने 2 बिजनेसमैन दोस्तों को फोन लगाया तो उनके बिजनेस दोस्तों ने कहा कि यार यहाँ मत आना, यहाँ तो रोज हमें धमकी वाले फोन आ जाते हैं, कितना पैसा पहुंचा. कोई नहीं आएगा. तो एज गवर्नमेंट्स वी आर नॉट एबल टू डू दैट बेसिक, हमें लगता है जो करना चाहिए, इवन अनलेस यू डू दैट. एंड सम ऑफ द स्टेट्स आर डूइंग वेरी वेल एट दैट. आप देखिए, एंड वी शुड अप्रिशिएट सदर्न स्टेट्स को. आप देखिए बैंगलोर ने क्या था 90 में और आज क्या हो गया, राइट? हैदराबाद 10-15 साल पहले क्या था, आज क्या हो गया, राइट? कुछ और सिटीज है जो उस पाथ पे है. पुणे बहुत अच्छा कर रहा है, गोवा इनफैक्ट कर रहा है एज अ स्टार्टअप हब. छोटी सिटीज है, इंदौर देख लीजिए, क्योंकि इनवाइट कर रहे हैं लोगों को, कह रहे हैं कि आपको जो भी जरूरत है, उसके मिनिस्टर्स स्पीचेस में बोल रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं स्टार्टअप्स को कि आप हमारे यहाँ आइए ना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे. हम दिस मोर देन इनफ.
और ये रिफॉर्मेशन सारी की सारी यूपी में भी बहुत हुई है। यूपी में भी बहुत हुई। इनफैक्ट सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सिर्फ इतना यूपी में ऐसा तो कुछ नहीं है कि उन्होंने उस स्टेट को ऐसे कुछ चेंज कर दिया। हाँ। सिर्फ कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं होगा आपको। हाँ, बस कि कोई भी अगर कुछ गलत करेगा तो वी आर देयर एंड वी विल हैंडल दैट। दैट्स मोर देन एनफ फॉर पीपल टू हैव दैट कॉन्फिडेंस। योगी का तो फियर बहुत है, होना भी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का डर अगर किसी भी स्टेट में है तो आधे प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। राइट, मतलब वो बाहर ही बेसिकली अभी बस वो है कि लोग निडर है कुछ जगह पर अभी भी कि देखा जाएगा जो होगा, या हमारे हाथ में है, इस तरह का ज़्यादा कंट्रोल्ड है अभी भी, मतलब बाय पीपल। लेकिन जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री तो बहुत रिच रही है बिहार की, अपना सम्राट अशोक और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर रही हैं। और आज ये इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ है? मतलब इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ सम पीपल जिन्होंने सिर्फ कास्ट सिस्टम के बेसिस पर सिर्फ डिवाइड किया और उनको वो चीज़ दी जो उनको चाहिए थी, रादर दी जो ज़रूरत है, सिर्फ इसी बेसिस पर इतना ज़्यादा पीछे चला गया। और सेकंड क्वेश्चन यहीं पर यह है कि डू यू सी इट विल चेंज सून? मतलब इट इज चेंजिंग। सो बिहार इज अ वेरी रिच कल्चरल पास्ट विच इज इनफैक्ट इकोनॉमिस्ट ने एक आर्टिकल लिखा था 2005 में और उसमें कहा था कि बिहार हैज अ credit to be seen as the heart of ancient India, right? And these days it is seen as the armpit, right? तो बहुत इनफैक्ट किसी भी चीज़ को आप चाहे गवर्नेंस को ट्रेस करेंगे, मैथमेटिक्स को ट्रेस करेंगे, साइंसेस को ट्रेस करेंगे, मेडिसिन को ट्रेस करेंगे, सारे के आपको पाइनियर्स जो है इंडिया के, रिलीजन को ट्रेस करेंगे, बुद्धिज्म, जैनिज्म, पाइनियर्स सारे के सारे आपको उसी रीजन से आपको ज़्यादातर दिख जाएंगे। सो इट इज़ अ कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, सो एज टू से। बट कोई भी स्टेट ना जब इट डजंट चेंज विथ टाइम तो हम पीछे रह जाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इंडिया को भी अगर आप देखेंगे तो प्री कॉलोनियल एरा हम बोलते हैं कि वर्ल्ड के जीडीपी के ऑलमोस्ट 1/4 हमारा था। वी वर ऑलमोस्ट 25% कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द वर्ल्ड जीडीपी। फिर ब्रिटिशर्स आए, लूटा हमें, हम इंडस्ट्रियलाइज नहीं हो पाए, हम वर्ल्ड के लिए कुछ देने लायक नहीं बन पाए, हम सिर्फ इम्पोर्टर बन के रह गए और फिर वो गिरते गिरते हम 2% तक आ गए। राइट, सेम मे बी हैपेंड विद बिहार इन इंडिया। राइट, तो कल्चरल लेगेसी थी, वो सब कुछ था, लेकिन जो 19th एंड देन 20th सेंचुरी में जो चेंज आना चाहिए था, तो 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में हम बोल सकते हैं कि सब के सब एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ही थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी। लेकिन जब मिनरल्स आना स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्रीज आना स्टार्ट हुआ, तो जो चेंज आना चाहिए था, राइट, वो चेंज नहीं आया। इनफैक्ट मैं बुक में कोट मैंने किया है कि सबसे पहली गलती जो बिहार के साथ हुई वो हुआ कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे उनके 3 अलग अलग रेवेन्यू के सिस्टम्स थे इंडिया में, टैक्सेशन के, और बिहार वाला जो पूरा इनफैक्ट बंगाल था उस समय और बाद में फिर उससे बिहार बटा, उस वाले रीजन में जो उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई वो परमानेंट सेटलमेंट की अपनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि जो हमारा रेवेन्यू है आपके लैंड से वो फिक्स्ड रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। राइट, तो कोई इंसेंटिव्स नहीं रहा जमींदारों के पास लैंड में इन्वेस्ट करने का, राइट, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का। तो जो इन्वेस्टमेंट सदर्न स्टेट्स में हुए, राइट, वहाँ पे रैयतवारी सिस्टम था, वो प्रोडक्टिविटी से लिंक था उनका, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। फिर जैसे ही हम आज़ाद हुए तो आज़ाद होने के बाद वो रिफॉर्म्स होने चाहिए थे, तो आज़ाद होने के बाद सबसे पहले जो पॉलिसी एक फ्लॉ बोल सकते हैं जो आया वो था फ्री इक्वलाइजेशन का, कि मिनरल्स कहीं भी रहे सब जगह सेम प्राइस पे अवेलेबल रहेगी। तो इंडस्ट्रीज फिर बहुत नेचुरली जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो पोर्ट वोट पे लगाने लगे। क्यों लगाने जाएगा कोई झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, तो इंडस्ट्रीज नहीं लगे। फिर जो ग्रीन रिवोल्यूशन भी आप देखेंगे जो आया, वो ग्रीन रिवोल्यूशन लार्जली रेस्ट्रिक्टेड रह गया पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के रीजन में। चाहे आप इरिगेशन के थ्रू देख लें, जो सीड्स, फर्टिलाइजर, सबके थ्रू जो ग्रीन रिवोल्यूशन आया, उससे भी ये पूरा रीजन डिवॉइड रह गया। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी नहीं बढ़ी उस रीजन की, पॉपुलेशन प्रेशर ऑलरेडी हाई था, इंडस्ट्रीज वहां नहीं लगे। तो मेरे ख्याल से वो फिर
50s 60s 70s वो पिछड़ता ही चला गया, राइट, पिछड़ता ही चला गया। कोई पॉलिसी करेक्शंस नहीं हुए। एज अ नेशन जब आप देखते हैं कि देश का एक हिस्सा वो पिछड़ता जा रहा है तो फिर आप उस पर कुछ विशेष ध्यान देते हैं। इट इज समथिंग लाइक कि एक क्लास में अगर आपके 40 बच्चे हैं और कुछ आपको दिख रहे हैं कि बहुत ज्यादा पिछड़ रहे हैं तो आप उसका रेमेडियल क्लासेस ले लेते हैं, राइट। तो वो हमने एक जो पॉलिसी करेक्शंस होने चाहिए था, जो फ्रेट इक्वलाइजेशन है उसको फिर भी हमने नहीं हटाया, 93 तक चलने दिया, राइट। शायद उससे पहले हटा सकते थे। एक्स्ट्रा असिस्टेंस हमें देने चाहिए था इन स्टेट्स को जो पिछड़ रहे थे, वो हमने नहीं किया। हम बस इन्हें बीमारू बोलते रहे, लाइक बोलने से शायद ठीक हो जाए तो हम बस बीमारू स्टेट्स क्वाइन करके हमने इन्हें छोड़ दिया इनके हाल पे। तो पॉलिसी करेक्शंस नहीं हुए। बिहार में और एक बहुत स्पेसिफिक क्या प्रॉब्लम हुई कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही। 1967 में पहली बार वहां पे एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी, राइट। और 67 से लेके 1990 तक उन 23 सालों में, राइट, उन 23 सालों में मेरे ख्याल से, आई डू नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर्स, ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कम से कम 25 चीफ मिनिस्टर्स हुए होंगे, राइट। 10-10 दिन के, 90 दिन के, 6 महीने के, 9 महीने के, ऐसे चीफ मिनिस्टर्स बनते गए। इनफैक्ट जब कंटिन्यूस सरकारें रही कांग्रेस की, मेजॉरिटी की, 1980 से 1990 तक कांग्रेस हैड अ मेजॉरिटी गवर्नमेंट दोनों टर्म में। उस बीच में भी 5 चीफ मिनिस्टर्स बदल दिए गए कि वो चीफ मिनिस्टर्स अलाइन नहीं हो पा रहा था सेंटर से, पहले इंदिरा गांधी से, फिर राजीव गांधी से, तो जब मन किया एक चीफ मिनिस्टर बदल दिया। सो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है किसी की स्टेट की ग्रोथ पे, क्योंकि पॉलिसी कंटिन्यूटी बहुत मैटर करती है। तो वो खत्म होती गई और फिर 1990s का एरा आ गया कि जो भी बचा कुचा था, एक तो ऐसे ही वो मर गया था स्टेट, और उस मरे हुए को मारना जो बोलते हैं उस स्टेट को, और इट वाज, मतलब दैट वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन, जो मैं बुक में भी लिखता हूँ कि उसके बाद कुछ नहीं बचा, बाहर निकला ही नहीं, कुछ भी बचा ही नहीं फिर। तो मतलब हाउ, बट डू यू सी दैट राइट नाउ व्हाट इज, मतलब अब क्या बचा क्या है, मतलब अब क्या करें, मतलब व्हाट people are there, I'm sure people must be reading this book also, ठीक है, और I'm sure हमारे माध्यम से बहुत लोगों तक पहुंचेगी किताब, I'm sure about it। तो हम उनको क्या बोल सकते हैं, मतलब क्या एडवाइस हो सकती है टू इलेक्ट द राइट पर्सन? आई मीन राइट, देखो सही गलत तो कुछ नहीं है, सही गलत तो जो सही गलत है लोगों के अकॉर्डिंग वही हो रहा है अभी तो, जैसा आपने बहुत अच्छे से बोला कि लोगों को वो मिल रहा है जो वो चाह रहे हैं, ठीक है, तो सही गलत तो कुछ नहीं है। लेकिन अभी क्या थॉट होना चाहिए, जो स्पेशली जो यंग जनरेशन है, जैसे अभी नए नए लीडर्स भी आ रहे हैं, पासवान जी के बेटे जो हैं वो भी आ रहे हैं, बड़ा इंप्रेसिव है, बड़ा नाम है उनका भी, बड़े चाव से दिखते हैं आजकल वो हर जगह। तो डू यू सी दैट, मतलब ही इज ऑल्सो इंस्पायरिंग लॉट ऑफ यंगस्टर्स कि भैया आना चाहिए, तो हाउ डू यू सी दैट कि ऐसे लोगों का आना और इंस्पायर करना, और क्या प्राइम मैसेज होने चाहिए टू पीपल? बहुत ईजी आंसर नहीं है ऐसे किसी फिक्स में। अच्छा, ओके। बहुत आसान आंसर होता तो मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने इम्प्लीमेंट कर लिया होता। जैसे बोलते हैं ना कि कोई छोटी मोटी चोट या कट लगाओ तो बैंडेड लगाने से भी ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि आपको काट करके फिर ऑपरेट करके निकालना ही पड़ता है। तो आई थिंक बिहार इज इन सच अ स्टेट, राइट, वो बैंडेड से ठीक होने वाला नहीं है। आपने जैसे कहा माइग्रेशन इज अ ह्यूज प्रॉब्लम देयर। कोई भी वहाँ शायद शौक से नहीं रहता है, मजबूरी में ही रह रहा है। तो आप जब ज़्यादातर गाँवों में जाएंगे, और ये झारखंड में भी ट्रू है इनफैक्ट, ज़्यादातर गाँव में जाएंगे तो आपको ज़्यादातर जो दिखेंगे वो औरतें या तो दिखेंगी या बूढ़े मर्द दिखेंगे, ओके, बूढ़े लोग या बच्चे दिखेंगे। तो जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो रेयरली आपको दिखेगा वहाँ पे। वो सब कहीं ना कहीं काम करने चले गए हैं, क्योंकि वहाँ काम ही नहीं है, काम ही नहीं है। और जो वहाँ हैं वो मतलब बेकार हैं फिर, वो फिर किसी काम के नहीं है, तो ज़्यादातर कहीं बाहर काम कर रहे हैं। अब काम क्या कर रहे हैं, वो बहुत ही मीनियल काम कुछ कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स की नौकरी कर रहे हैं, वो बहुत ही मीनियल काम जो शायद 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 15,000 रुपये, बहुत ज़्यादा एस्पिरेशनल हो गया तो 20-25 तक पहुँच पाए। उसी में वो फिर एक एक कमरे का रूम लेके 5 लोग रह रहे हैं, शिफ्ट्स में सो रहे हैं, उसी में आधे दिन में सो रहे हैं, आधे रात में सो रहे हैं। उसी में वो 5,000-6,000 रुपये में अपना खर्चा चला रहे हैं
और 5,000 घर भेजते रहे गांव में, जिससे उनके घर पे वहां पे अगर कोई बच्चा है तो वो पढ़ रहा है, घर के छोटे मोटे खर्चे निकल रहे हैं। पूरी जिंदगी उनकी इसी तरह से निकल जा रही है कि वो अपने परिवार के साथ नहीं रह पाते हैं, वो कहीं बाहर काम करते रह जाते हैं और पूरी जिंदगी वो बस ये सोचते हैं कि शायद जब बच्चा बड़ा हो जाए, पढ़ लिख जाए, तो फिर हमारी जिंदगी में कुछ सुधार आएगा, उस आस में। तो अब सोचिए कि हम लोग कितना हम पूरे एक जो सोशल स्ट्रक्चर है हमने उसी को ब्रेक डाउन कर दिया। पीपल आर सपोज टू लिव विद देयर फैमिलीज, या अगर बाहर भी रह रहे हैं तो मन से रह रहे हैं ना, बहुत एस्पिरेशनल कुछ करना है तो रह रहे हैं, बट आई शुड ऑलवेज हैव एन ऑप्शन टू गो बैक टू माई होम, राइट? मजबूरी में तो नहीं रहना चाहिए। करेक्ट। तो पूरे के पूरे से गांव, अगर वहां के वर्किंग एज पॉपुलेशन वो कहीं जाके काम कर रहे हैं, और इतने छोटे काम, कोई बहुत एस्पिरेशनल भी करते तो मान लेते, तो आपने पूरे सोशल स्ट्रक्चर को ही ब्रेक डाउन कर दिया है। जो छोटी छोटी चीजें करके शायद आप वहां पे थोड़े जॉब्स क्रिएट करने की कोशिश करते आप वो भी नहीं कर रहे। अब ये नहीं हो रहा है, तो वहां पे जो आपके स्कूल्स और कॉलेजेस भी है वो इतने अनइंस्पिरेशनल है कि जो बच्चा थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ लिख जाता है या पढ़ने की कोशिश करता है, उसके ढंग के लायक वहां पे स्कूल्स और कॉलेजेस भी नहीं है। उसको बेसिक ग्रेजुएशन करने के लिए भी दिल्ली आना पड़ता है, राइट? किसी एक स्टेट में अगर एक एस्पिरेशनल ग्रेजुएशन कॉलेज नहीं है तो सोचिए उस स्टेट की क्या हालत होगी। एब्सोल्युटली, राइट? एक ढंग का इंजीनियरिंग कॉलेज, वो तो ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के असिस्टेंस से आपने आईटीज या एनआईटीज हर स्टेट में दे दिया तो एक एक है वो गिनती का। एक मेडिकल के लिए हर स्टेट में मिल गया तो वो भी है एक गिनती का। बट व्हाट अपार्ट फ्रॉम दैट? करेक्ट। उसके अलावा क्या एक आईटी और एनआईटी में कितने बच्चे पढ़ेंगे, राइट? एक एम्स में कितने बच्चे पढ़ेंगे? उसके अलावा क्या है वहां पे? तो किसी को भी पढ़ना है तो फिर वो इंजीनियरिंग करने पुणे जा रहा है, इंजीनियरिंग करने बैंगलोर जा रहा है। कितना सिंपल सा चीज है शायद, राइट? तो उसी समय वो फैमिली से अलग हो जा रहा है। एमबीए के लिए फिर एक आईएम सबको मिल गया तो वो है, लेकिन उसके अलावा क्या है? तो कुछ नहीं है, राइट? तो आई थिंक जो पूरा सोशल स्ट्रक्चर्स होना चाहिए, जो एक शायद आप किसी एंड देन दैट अफेक्ट्स द हैप्पीनेस ऑफ दीज पीपल, राइट? कि आप सारी चीजें मजबूरी में कर रहे हैं, राइट? तो फिर वो खुश कैसे रह सकते हैं लोग? तो पूरा स्टेट ही कैसे खुश रहेगा फिर, राइट? तो पूरे स्टेट का शायद हैप्पीनेस कोशेंट अगर मेजर करने जाएंगे तो आपको इतना ग्लूमी लगेगा वो फिगर, राइट? तो मेरे ख्याल से आई डोंट नो, इट्स वेरी सैड। तो इसका सोल्यूशन ही बहुत आसान नहीं है, बट अगेन और सोल्यूशन बहुत क्विक नहीं हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज का सोल्यूशन बहुत लॉन्ग टर्म होता है और उसमें बहुत पॉलिसी कंटिन्यूटी चाहिए होती है, उसमें एक बहुत स्ट्रांग लीडर चाहिए होता है, बहुत वर्षों तक उस पर काम करना पड़ता है। हम चाइना का बहुत एग्जाम्पल देते रहते हैं, चाइना कहाँ पहुंच गया? चाइना ने 30 सालों तक फोकस किया मैन्युफैक्चरिंग पे और 10% से ग्रो किया, तब वो वहां पे पहुंचा। तो 30 साल उसको मेहनत करनी पड़ी, करेक्ट, राइट? तो आप 30 साल किसी भी चीज पे फोकस कर लेंगे तो बन जाएगा। 30 साल में बिहार भी चाइना बन सकता है। 30 साल फोकस कर लियो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, लेकिन नहीं करते हम इतने, जैसे हमने शुरू में बात की, हम ऐसी चीजों में शायद फंसे रह जा रहे हैं, या अगर किसी ने कोशिश भी की तो 5 साल कोशिश की, फिर कोई दूसरी सरकार आ गई तो उसने फिर और कुछ कोशिश करने लगे, मतलब पॉलिसी कंटिन्यूटी नहीं है। फिर उसने पिछली सरकार की जितनी पॉलिसीज थी सबको चेंज कर देंगे हम, हाँ। क्योंकि बस एक बेसिक है कि अरे उस पार्टी ने किया सब बदल दो, उसके सारे स्कीम्स कैंसिल कर दो, राइट? और उसको खूब गाली दो और सबके ऊपर जांच बिठा दो, सब में बोलो भ्रष्टाचार है। सो व्हेन दैट कीप्स हैपनिंग, यू आर स्टक इन द सेम साइकिल, राइट? एंड एक दो पॉलिटिशियंस के आने से, आई वेलकम एनी पॉलिटिशियन हु कम्स इन पॉलिटिक्स, मतलब आपने नाम लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एक के दो के आने से नहीं होगा चेंज। और वो भी एक मेरे को लगता है फैलेसी है, वेर इन कि हम अपने सारे होप्स किसी एक या दो व्यक्ति पे टिका देते हैं कि ये अच्छा बंदा, ये कुछ कर लेगा। किसी स्टेट को, किसी कंट्री को, किसी सोसाइटी को अच्छा करने के लिए आपको हजारों अच्छे लोग चाहिए, करेक्ट, है ना? और चीफ मिनिस्टर्स भी अच्छा चाहिए, मिनिस्टर्स भी अच्छा चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स भी अच्छा चाहिए, जो स्कूल का टीचर वो भी अच्छा चाहिए, राइट? सो इट नीड्स लैक्स एंड थाउजेंड्स ऑफ गुड पीपल। सेम विद पॉलिटिशियन, इट नीड्स थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ गुड पॉलिटिशियंस टू कम इन। 1, 2, 5, 10 से थोड़ा बहुत आएगा चेंज, शायद वो दूसरों को एस्पायर करे, बट आइडियली इफ यू आस्क मी, बहुत, अगर आप मुझे बोले कि 1000 चिराग पासवान है, अगर लेट्स से इफ यू आर सेइंग ही इज अ एस्पिरेशनल फिगर, 1000 चिराग पासवान आ गए, तब मैं बोलूंगा हाँ, तब ठीक है, थोड़ा सा कुछ चेंज आ सकता है। लेकिन जैसे आपने नाम लिया, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं हर स्टेट में, अभी कुछ दिन पहले वी हैपन टू मीट अल्फोंस सर, केजे अल्फोंस सर,
उनसे मुलाकात हुई, हमने पॉडकास्ट किया उनकी किताब के ऊपर, बहुत अच्छी बात हुई। तो ही वॉज वेरी फेयरलेस देन ही वॉज इनटू सर्विसेज। तो और वो मतलब मैंने जब उनसे पूछा कि क्या आपको जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या फिर जो पॉलिटिकल लीडर हैं, कभी आपको उनका फियर नहीं हुआ? दिल्ली में वो पोस्ट हुए, डिमोलिशन मैन उनको बोला गया, लेकिन क्या आपको वो भी फियर नहीं हुआ? आपको कोई कॉल नहीं आई कि यार ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहे हो, एंड ऑल दैट, क्योंकि यू आर वेरी एग्रेसिव। तो उन्होंने बहुत एक अच्छी बात बोली कि आई थिंक ये कॉल्स उसी को आती हैं जो वेट कर रहे होते हैं कि मेरे को कॉल आएगा। बट आई थिंक एवरी पर्सन, एवरी ऑफिसर, उनके पास पूरा राइट होता है कि वो दे कैन डू एनीथिंग इफ दे रियली वांट टू डू इट। वो उनके पास पावर तो होती है कि वो कर सकते हैं। बट डू यू थिंक कि ये आज भी नहीं हो रहा है बिहार झारखंड में, या वो सब पॉलिटिक्स ड्रिवन है आज भी सभी लोग? So bureaucrats, of course, have a very important role to play. वो जिस डिपार्टमेंट में भी, जिस डिस्ट्रिक्ट में भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, एफिशिएंटली कर सकते हैं। बट ब्यूरोक्रेट्स या ब्यूरोक्रेसी कभी भी नैरेटिव सेट नहीं कर सकती है, वो पॉलिसी डायरेक्शन नहीं सेट कर सकती है, वो बस उन चीज़ों को ढंग से इम्प्लीमेंट कर सकती है जो ऑलरेडी सेट है, राइट? तो जो पॉलिसी डायरेक्शन है, जो नैरेटिव है, वो पॉलिटिक्स सेट करती है और पॉलिटिशियन सेट करते हैं, राइट? एंड ब्यूरोक्रेट्स ज्यादातर केसेस में जो सरकार आती है, सरकार के हिसाब से वो काम करते हैं। सो अगर आप लार्जर चेंजेस की बात कर रहे हैं, सो फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हैं कि फोकस इंडस्ट्रियलाइजेशन पे शिफ्ट होना चाहिए, वो शायद एक ब्यूरोक्रेट हाथ पांव मार के अगर वो इंडस्ट्रीज का सेक्रेटरी थोड़ा बहुत लेते आए एक आध इंडस्ट्री, ही कैन नॉट चेंज द इंटायर नैरेटिव। वो पॉलिटिशियन को ही करना पड़ेगा, राइट? सेम विथ एजुकेशन, उसको एजुकेशन का प्रभार मिल गया तो ठीक है, उसने बहुत हाथ पांव मार के कुछ प्रोसेसेस ठीक करने की कोशिश की, टीचर्स को डांटा, तुम्हें अटेंडेंस स्कूल जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करे, सब कर सकता है। बट अगर एकदम वाइडर चेंजेस आपको चाहिए एजुकेशन में, तो बिगर लेवल पे पॉलिटिशियंस, पॉलिटिक्स, दैट्स दी, मतलब लकीली और सैडली आई डोंट नो, बट पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिक्स wields immense power, both in positive ways and negative ways. तो that's the reality. I know, I think ये थोड़ा सा सैड भी और रियल भी है। और वो आपने जैसे सही बोला कि सिर्फ कुछ लोगों से नहीं चलेगा, एक पासवान से काम नहीं चलेगा, बहुत सारे होंगे तो ही जाकर वो बड़ा चेंज ला सकते हैं। और वो जो चेंज है वो ऊपर चाहिए, ताकि वो पॉलिसीज बनाई जा सके और ताकि वो सारी चीज़ें ड्राइव हो सके। क्योंकि इतने सारे लोग हैं, एक दो अगर अलग डायरेक्शन में आके कुछ कर भी लेंगे तो वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा, उतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। माय गॉड। सो बिहार में आज भी ऐसे न्यूज़ आते हैं कि कोई एग्ज़ाम लीक हो गया, चीटिंग, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा लोगों ने बोला, फिर वो एग्ज़ाम कैंसिल होता है, फिर वो जो दोबारा एग्ज़ाम होता है वो 6 महीने साल भर बाद होता है। तो ऐसे तो कुछ भी ढंग से होगा ही नहीं। तो ये एजुकेशन सिस्टम में मतलब ये अब तक है, ये बड़ा शॉकिंग है, ये आज तक भी हो रहा है। सो पेपर लीक इज आई वुड से इन फैक्ट कंट्री वाइड फिनोमिना। आप राजस्थान से आते हैं, नहीं सॉरी, आप राजस्थान से आते हैं। इनफैक्ट मुझे ध्यान है राजस्थान में बहुत होता है पेपर लीक्स इतने राजस्थान में हुए कि इट बिकेम अ नेशनल न्यूज। मैं जहाँ से आता हूँ झारखंड से, वहाँ पे वी आर लाइक फेड अप ऑफ पेपर लीक्स। हर जगह की रियलिटी है। तो जहाँ कहीं भी होगा, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी प्रोसेसेस हैं उस पर कितना विश्वास है लोगों का। अगर पेपर लीक्स होते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि पूरा का पूरा प्रोसेस बहुत करप्ट है, तो एक जनरल जो विश्वास होगा वो उठ जाएगा। तो कभी भी फिर आप एग्जाम कंडक्ट कराइएगा तो जिसका नहीं होगा यही बोलेगा कि मुझे पेपर नहीं मिला, उनको पेपर मिल गया। तो एक तरह से विश्वास ही उठ जाता है आपका सिस्टम से। दूसरा, अगर ये होता रहेगा तो द काइंड ऑफ पीपल हु शुड कम इनटू, जिनको आप इलेक्ट करना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं, आपको पता है कि हर बार गलत ही लोग आ रहे हैं, वो किसी न किसी पैरवी से, किसी पेपर लीक से, कहीं से पैसा दे के वो आ रहे हैं। आप पूरे गवर्नेंस की एफिशिएंसी को आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप इंस्टीट्यूशंस की एफिशिएंसी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। फिर जो भी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडीज है आपके स्टेट के, जो भी आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस होते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशंस होते हैं, उनके ऊपर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं।
तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टेट को जो अपने कम से कम बेसिक प्रोसेसेस हैं, जो बेसिक इंस्टीट्यूशंस, उनकी क्रेडिबिलिटी बचा के रखना। अगर जनता को विश्वास नहीं रहेगा उनके बेसिक क्रेडिबिलिटी में, तो फिर यही होने लगेगा। और दिस इज ट्रू फॉर स्टेट्स के लेवल पे भी, कंट्री के लेवल पे भी। जो हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो डिपेंडेंस होनी चाहिए किसी एक व्यक्ति, एक लीडर, एक उस पर वो तभी कम होगी जब हमारे इंस्टीट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होते जाएंगे। सब अपना अपना काम अगर ढंग से करने लगे तो किसी एक व्यक्ति को सबका काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। और इनफैक्ट इस साल का जो नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स में, वो 3 इकोनॉमिस्ट को मिला है, और इनका पूरा पेपर इसी पे है कि उन्होंने कहा है कि जो भी कंट्रीज स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशंस बना पाते हैं उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हायर रहती है बाकी कंट्रीज के मुकाबले। तो लेकिन इस पे सैडली हमारे यहाँ फोकस नहीं होता। आप किसी पॉलिटिशियन से, बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर से या पता नहीं जाके किसी से बात करेंगे और पूछेंगे इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग करने पे, तो शायद पता नहीं कोई व्यू भी नहीं रहे। तो वो ज्यादा पर्सनल करिश्मा में बिलीव करने लगते हैं कि मैं पर्सनली सब देख लूंगा, मैं ठीक कर दूंगा, जो जरूरत होनी नहीं चाहिए। द होल एम ऑफ अ लीडर शुड बी टू बिकम इररिलेवेंट, राइट। वो बाकी लोगों को, इंस्टीट्यूशंस को, प्रोसेसेस को इतना इनेबल, स्ट्रांग कर देना चाहिए कि उसकी जरूरत ही नहीं रहनी चाहिए। दैट्स द आइडियल स्टेट। बट हमारे यहाँ उल्टा होता है, वो इतना ज्यादा नीड होता है उस एक व्यक्ति की कि वो एक व्यक्ति अगर 1 घंटे भी नहीं है तो पूरा स्टेट बैठ गया। दैट्स नॉट हाउ इट शुड वर्क। बट अगर आप देखें कि जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली में जो आप गवर्नमेंट है उसने एजुकेशन पर बहुत बात की, लेकिन शुरू में तो बहुत बात की, लेकिन जब एंड में देखते हैं, आज के टाइम में देखते हैं, तो वापस से कहते हैं वही बुरा हाल है। अब सिसोदिया जी के साथ जो हुआ, जो भी चल रहा है दिल्ली में, तो मतलब ये क्या दे वर जेन्युइनली फोकसिंग ऑन एजुकेशन और इट वाज जस्ट टू, इन योर पर्सपेक्टिव? आई डोंट नो, आई डू नॉट हैव द नंबर्स टू बी ऑनेस्ट उसको कंपेयर करने के लिए, बट एजुकेशन पे बात तो होनी चाहिए। एजुकेशन पे, हेल्थ पे, जो भी पब्लिक से जुड़े मुद्दे हैं, मतलब व्हाट अफेक्ट्स अस डे इन एंड डे आउट, उस पर बात होनी चाहिए। कितना कर पाए नहीं कर पाए, आई थिंक इवन दैट सेकेंडरी, राइट। जब बात होना स्टार्ट होगा तो कम से कम सबका फोकस आएगा, राइट। वो नैरेटिव में आएगा, और नैरेटिव में आएगा तो फिर बहुत सारी चीजें इफेक्ट होती है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर उस पर कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं, तो जो भी एजुकेशन में ब्यूरोक्रेट्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, डिप्टी सेक्रेटरीज हैं, सो ऑन, उनको भी समझ में आ रहा है कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है, तो हमें कुछ करना पड़ेगा, राइट। पब्लिक भी देख रही है, न्यूज़पेपर्स में बार बार आ रहा है, तो आम लोगों के बीच भी वही बात हो रही है। तो हो सकता है हम क्रिटिसाइज ही कर रहे हो, नहीं भी हो पा रहा हो, लेकिन कम से कम उस पर फोकस आ रहा है। सो आई थिंक द फोकस इज शिफ्टिंग ऑन द राइट साइड, राइट, irrespective of whatever the performance is. And hence I'm saying, जब हमारे पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशंस उन मुद्दों पे ज़्यादा होने लगे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, हमारे पर्सनल वेलबींग के लिए, जो राइट मुद्दे हैं, तो मुझे लगता है कि वी आर गोइंग द राइट डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ आवर पॉलिटिक्स। मतलब आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब यू बीइंग मैंने बीजेपी द की पार्टी इन इंडिया, प्राइम फोकस क्या है इस टाइम? सी एज अ इकोनॉमी अगर आप देखेंगे, एज अ कंट्री, मुझे एक बहुत स्ट्रांगली ये फील आता है कि वी आर लिविंग इन अ इंडिया दैट इज at its peak right now. Not even the peak, it's approaching its peak, and it is the best time for anybody to grow in India, right? To be able to, because ज़्यादातर चीज़ों में आप देखेंगे we are inching towards being the best, right? आप रेलेवेंस वाइज देख ले हमारा ग्लोबल फोरम पे, इकोनॉमी वाइज देख ले, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, मेजर इकोनॉमी पिछले कुछ सालों से, अगले कुछ सालों तक रहेंगे, दैट्स वेरी ऑब्वियस। General parameters, we are still to become a developed nation, but a lot of changes is coming again. आप देखेंगे general parameters में, जैसे health parameters में ही आप देखेंगे तो बहुत सारे changes आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में आप देखेंगे, आप ट्रैवल कर रहे हैं, मैं मसूरी से आ रहा था, the kind of infrastructure we have built is world class. आज कोई वेस्टर्न नेशन से आता है और हमारे एयरपोर्ट्स देखता है तो बोलता है कि wish we had such airports. Correct. तो we are at a time in India wherein a lot of things are happening. हम of course criticize कर सकते हैं या बोल सकते हैं कि
सारी चीज़ें बेस्ट नहीं हो रही है, कुछ चीज़ों में बहुत बदलाव चाहिए, एंड आई अग्री। किसी पॉइंट पे किसी भी कंट्री में सारी चीज़ें बेस्ट नहीं हो सकती, बट आई थिंक एज अ नेशन वी आर ऑन द वेरी राइट डायरेक्शन, राइट। एज अ नेशन जो एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, अपार्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड आर ग्रोथ ऑन द ग्लोबल फोरम, इज एक जो काइंड ऑफ प्राइड दैट वी हैव inherited in the last 10 years in terms of saying कि we also are a country which has a very very rich cultural heritage. हमें जो अंग्रेजों ने दिखाया बताया कि यार तुम तो you're not fit to rule, अंग्रेज हमें यही कहते थे, and this is white man's burden to rule you. ये हमारे कंधे पे बोझ है कि हमें तुम पे रूल करना पड़ रहा है, हम चाहते थोड़ी हैं। और जितना डिमीन करके या जितना नीचा दिखा के हम स्नेक चार्मर्स हैं और ये है वो है, तो आपके एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, आपके जनरेशंस का सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका टूट जाता है, और आप नेशन अपने आप को बहुत जो एक ओवरऑल वो बहुत नीचे आप अपने आप को देखने लगते हैं। हमारे लिए वेस्ट ही एस्पिरेशनल बना हुआ, कम से कम हमने तो अपनी लाइफ में वेस्ट को एस्पिरेशनल माना है कि वेस्ट में जो भी होता है लेट्स फॉलो दैट, वहाँ जो प्रोडक्ट आता है, जो मूवीज आती हैं, जो भी होता है दैट्स एस्पिरेशनल फॉर अस, जिससे बहुत ज्यादा चेंज आता हुआ दिखा मुझे लास्ट ईयर में। दिस इज द स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस व्हिच हैज कम इन अस सेइंग कि यार तुम हमें क्या सिखाओगे, आवर culture and heritage is thousands of years older than US or UK, कोई भी country. We are going back to our roots in a lot of things. आज in fact मैं book stores में जाता हूँ तो so much of books that I see on Indian history, culture, उनसे inferences draw करके आज मैं बहुत सारे shows, conversations, podcasts देखता हूँ Indian mythology पे, culture पे and so on. That's very important. So बहुत लोग आर्ग्यू करते हैं उससे क्या होगा, पास में जी के क्या होगा, हमें तो आगे बढ़ना है। नॉट एट ऑल। आपको एक व्यक्ति को भी देख लीजिए, यू गिव हिम एवरीथिंग मटेरियलिस्टिक, ठीक है, और उसको बेस्ट फैमिली में है, बहुत रिच है, वो बहुत अच्छी गाड़ी से स्कूल जाता है, इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है, लेकिन आप उसका कॉन्फिडेंस तोड़ दीजिए, राइट, एंड यू सी हिज परफॉर्मेंस इन द स्कूल। और दूसरा, आप एक बहुत ही रिसोर्स क्रंच वाले बच्चे को उठा लीजिए, बेसिक स्कूल में भेजिए, उसका कॉन्फिडेंस एकदम हाई कर दीजिए और देखिए उसका परफॉर्मेंस। सो आई थिंक बोथ द थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ नेशन। आई थिंक बहुत अच्छे रास्ते, मतलब आई फील वेरी हैप्पी कि मैं इंडिया का पार्ट हूं अभी इस एज में, है ना। इट्स लाइक इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ इन अ कंट्री। आई वुड रादर नॉट बी इन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड आज, राइट। मुझे लगता है अब सब नीचे जा रहा है। यूएस जो भी है पीक पे है शायद, अब वो नीचे ही जाएगा। वेस्ट जो भी है, उनके प्रॉब्लम्स को मैं देखता हूँ, उनके सोशल स्ट्रक्चर्स को मैं देखता हूँ, उसको भी मैं कंपेयर करता हूँ। इट्स नॉट जस्ट अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। यूएस में आज सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम बन के रखा हुआ है वो है लोनलीनेस का, राइट। People do not have anybody to talk to. Absolutely. We do not have that problem here. So we are flourishing as a society. We are flourishing as a economic powerhouse. I think we are in the very right direction. Okay, great. I also feel the same because, पिछले कुछ सालों में मैंने जितना, जो आपने बोला, हमारी जो पुरानी जितनी भी हमारी हिस्ट्री है, उसके बारे में बहुत सारी किताबें आ गई हैं because we are into books. बहुत सारी किताबें आने लगी, बहुत सारे लोग लिखने लगे, बात करने लगे, और मुझे लगता है और जितना ज़्यादा ये अवेयरनेस बढ़ रहा है ना, बार बार ये समझ में आ रहा है कि जो वेस्ट में जो भी चल रहा है वो तो हमारा कॉपी कर रहे हैं, हम क्या कॉपी करेंगे उनको। ओके, ग्रेट सर। इसमें ना मेरा एक यहाँ पर ये पॉइंट है कि वी आर सीइंग दैट इंडिया इज ग्रोइंग एंड शाइनिंग इन द वर्ल्ड, बट एक ना ब्रांड बहुत बड़ा बन गया है, जैसे मोदी जी का ब्रांड है, और आज के टाइम में अगर कहीं पर भी कर रहा है, कोई वोट भी डालने जा रहा है ना, वो उसको अपने कैंडिडेट के बारे में उतना नहीं पता कि बीजेपी से कौन खड़ा हुआ है, वो देख रहे हैं वहां जा रहा है वोट। तो डोंट यू सी दिस कैन बी अ प्रॉब्लम, और इज इट अ राइट स्टेट? सो अगेन डिपेंड्स कल्चरली। सो इंडिया में क्या है, इनफैक्ट वर्ल्ड ओवर में बोलूंगा, लेकिन मुझे लगता है इंडिया में थोड़ा ज्यादा है। हीरो वर्शिपिंग हमारे यहाँ बहुत स्ट्रांग कल्चर में रहा है। वी हैव ऑलवेज वांटेड हीरोज, राइट। आप हिस्ट्री से उठा लीजिएगा आज तक, इनफैक्ट हमारे माइथोलॉजीज को भी आप उठा लीजिएगा, वी हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू हीरोज, राइट। महाभारत, रामायण, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी, हमें हीरोज चाहिए होते हैं। आई डोंट नो, इट कनेक्ट्स विद यू, राइट। और सिमिलरली हम लोग डेमोक्रेसी बने, उसके बाद भी वो हुआ। In fact, independence movement, Gandhi was our hero, Bhagat Singh was our hero, we had such heroes.
आज़ाद हुए, प्राइम मिनिस्टर्स बने तो जवाहरलाल नेहरू वाज आवर हीरो, इंदिरा गांधी हमारी हीरो थी, हमने उन्हें गॉडेस बना दिया एक तरह से, गॉडेस के अवतार में इंदिरा गांधी को. सो आई थिंक वी हैव ऑलवेज वांटेड हीरोज. डेमोक्रेटिकली आई वुड से वो हो, लेकिन इंस्टीट्यूशंस भी साथ साथ स्ट्रांग बनते चाहिए. क्योंकि अगेन होता क्या है कि these positions will keep on changing, right? तो कोई भी आए वो कंट्री का ग्रोथ पाथ नहीं रुकना चाहिए, राइट? एंड हेंस जो प्रोसेसेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि वो चलते रहे अपने आप, राइट? तो आज हमारे पास एक बहुत स्ट्रांग लीडर है विच इज अनडाउटेबल, एंड ही इज लीडिंग अस ऑन टू दैट पाथ. But tomorrow also we would want anybody who comes into that position, right? कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी नहीं रुकनी चाहिए, right? And hence I'm saying we should also focus on the other aspects. हमारे चीफ मिनिस्टर्स भी और स्ट्रांग निकले, कि अपने स्टेट्स को भी उतना ही फिर जो MPs है वो भी उतने ही फार साइटेड होने चाहिए, जो MLAs है वो भी फार साइटेड, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स वो भी उतने एफिशिएंट होने चाहिए. So the moment you make everybody as dynamic, right? The growth story will keep on continuing. Okay, I think बहुत ब्रिलियंट आंसर दिया आपने. क्योंकि वो होता है कि हम हमेशा एक हीरो को ढूंढते हैं, कि एक हीरो है जिसको हम देख रहे हैं, एंड वी लुक अप टू दैट पर्सन, एंड लाइक वी सेड. ओके सर, मैं फाइनली एक सवाल पूछता हूँ आपसे. अब बहुत सारी चीज़ें हमने बात की अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स, आपकी बुक के बारे में जो सी चीज़ें कनेक्टेड हैं, रूट बिहार झारखंड. अब नाउ I think it is very important. We understood that there were a lot of problems. There are a lot of problems. Now, what is your final advice on that? Anybody who's watching this podcast, उसे मतलब कहाँ से शुरू करना चाहिए कि यार I want to contribute in the growth of my state wherever I am. So one is first. रियलाइज करना ही बहुत बड़ी चीज़ है कि देयर इज एन इम्पॉर्टेंट रोल दैट वी हैव टू प्ले इन एवरीवेयर, इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, इन आवर डेमोक्रेसी, इन पॉलिटिक्स, एवरीवेयर. सो पहला स्टेज है विच इज समझे कि मेरी इंपॉर्टेंस है इन आवर इंडियन डेमोक्रेसी. सो फॉर एग्जाम्पल बहुत बेसिक चीज़ों से भी जाके वोट डालने से भी लेकर विच इज सच अ कंसर्न फॉर स्पेसिफिकली फॉर मेट्रो सिटीज़. अब देखेंगे सबसे कम जो वोटिंग परसेंटेजेस होती है वो अपने सबसे बड़े शहरों में होती है, राइट? गांव में हमारी ज़्यादा होती है वोटिंग परसेंटेज, विच इज सो सैड. तो वो बेसिक कॉन्ट्रीब्यूशन हम जहाँ कहीं भी हैं वहाँ कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट. सो फॉर एग्जांपल हर किसी को पॉलिटिक्स में आने की जरूरत नहीं है, या सबको शायद सूट भी ना करे, सबको अच्छा भी ना लगे, सबका वो टेस्ट भी ना हो. तो हम जहाँ कहीं भी हैं वहाँ हम कैसे कंट्रीब्यूट करें वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कंट्रीब्यूट करने के हज़ारों तरीके हो सकते हैं, राइट? कोई अपने जैसे वी ऑल्सो रन सम सोशल इनिशिएटिव्स, तो बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं लेकिन संडे को आते हैं 2 घंटे पढ़ाते हैं बच्चों को. दैट्स देयर कंट्रीब्यूशन. वो पॉलिटिक्सल नहीं है, वो पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन वो करते हैं. हम जहाँ कहीं भी हैं वहाँ अपने आसपास किस प्रकार से कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं. अगर अपने आसपास कुछ गलत होते देखते हैं तो आर वी द वन हु रेज दैट वॉइस, और आर वी द वन हु से यार हमें क्या मतलब है इससे, हम क्यों पड़े इसमें, इस झमेले में. तो वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस कंट्री इज माइन एंड आई एम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कंट्री. एंड हेंस जैसे बोलते हैं ना, वो नेशनलिज्म की लोग बात करते हैं कि एंड अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज एंड लीडर्स हैव हर्ड सिंग कि यार बस देश की बात करें, इतना नेशनलिज्म और भारत माता की जय की क्या जरूरत है. जब तक आप बहुत कनेक्टेड नहीं फील करते हैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक सोसाइटी, किसी एक ग्रुप के साथ, तब तक आप उसमें आप कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे. वी ओनली स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग जब, क्योंकि हम उसके बहुत इंटेग्रल पार्ट फील करते हैं. इसलिए एज अ इंडियन फील करना, खुद को प्राउड फील करना ज़रूरी है, राइट? इट इज़ देन ओनली विल स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग. फिर बहुत सारे वेन्यूज़ हो सकते हैं. पॉलिटिक्स में आना है तो आप रास्ता ढूंढ लेंगे. मुझे पता है शायद अभी बहुत आसान नहीं है. मुझे भी किसी न किसी प्रकार से शायद रास्ता मिल गया, तो जो आना चाहते हैं उनको भी किसी न किसी प्रकार से रास्ता शायद वो मिल जाएगा. तब तक आप जिस तरीके से भी चाहें, जहाँ भी हैं, वहाँ कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करते रहे आप. इनफैक्ट आई थिंक इवन इफ यू आर वर्किंग फॉर सम ऑर्गेनाइजेशंस,
बहुत अच्छे से अगर आप वहाँ काम कर रहे हैं एफिशिएंटली, मेहनत से, आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एवरीबडी हैज अ रोल टू प्ले। आई थिंक वेरी राइटली सेड, बिकॉज आई थिंक हम जहाँ पर, हम ये नहीं सोचना चाहिए समटाइम्स कि अगर मैं इस लेवल पर जाऊंगा तो ही कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा, बट वेरेवर यू आर राइट नाउ। नॉट एट ऑल। इनफैक्ट पॉलिटिक्स को ही अगर आप लेंगे, पॉलिटिक्स इज अ वेरी लॉन्ग हॉल थिंग, राइट? नॉर्मली अनलेस यू हैव कुछ बहुत एक्सेप्शनल, यू नो, फोरफादर्स पॉलिटिक्स में थे, या यू नो यू गेट अ चांस एंड सो ऑन, अनलेस दैट इफ यू आर अ फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन, अगर आप पॉलिटिक्स में आते हैं, मेहनत करके राइज करने की कोशिश करते हैं, तो 20 साल कहीं नहीं गए हैं टू बी एबल टू रीच अ सर्टेन पोजीशन जो आप बोल रहे हैं कि इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। करेक्ट। तो जो वो 20 साल लगे आपको रीच करने में, तो उस बीच के अगर कोई बोलेगा कि व्हाट इज द चेंज दैट यू आर ब्रिंगिंग, तो आप क्या ये बोलेंगे कि नहीं मैं वेट कर रहा हूं पहले उस पोजीशन में पहुंचने पे, और 20 साल बाद क्या आप बोलेंगे कि मैं 20 साल से तो वेट कर रहा था कि इस पोजीशन पे आने के, अब मैं चेंज करूंगा? दैट्स सो इनजेन्युइन, राइट? करेक्ट। एंड हेंस ड्यूरिंग दोस 20 years also what you're doing is very very important, राइट? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि आप पॉलिसी नहीं चेंज कर पाए एजुकेशन का, लेकिन आप अपने घर के बगल में 10 बच्चे को तो पढ़ा ही सकते हैं। उसके लिए आपको पॉलिसी थोड़ी बनाने की जरूरत है। तो व्हाट वी डू डे इन एंड डे आउट, right? Even till we reach that position of influence is as important. Amazing, sir. I think मुझे मतलब मैं बड़ा सरप्राइज हूँ कि I think this is my one of the most sensible discussion on the country and on the politics. Very sensible, sir. And I'm sure it is just because of your experience and आपने इतना वक्त बिताया है, and I'm sure about it that बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डायरेक्शन समझने में मदद मिली होगी आज इस पॉडकास्ट को देखने के बाद। बिकॉज अक्सर ये होता है कि हम सब लोग हम बदलाव देखना चाहते हैं, करना नहीं चाहते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। जैसे आपने एक बहुत बहुत सैड बट ट्रुथ बात की कि वोटिंग सबसे बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वोट करना, और जो बड़ी सिटीज़ है वहाँ सबसे कम रेट है। और ऑनेस्टली आई डिडंट नो दिस, मुझे नहीं पता था, मतलब वहाँ सबसे कम रेट है, बट कि गांव में लोग जा रहे हैं, यहाँ नहीं जा रहे हैं। और ये ज़्यादा जो वॉइस उठाने वाले लोग ये वही हैं जो पढ़े लिखे हैं। हम जैसे लोग जो हमें लग रहा है कि यार हम क्या ही करेंगे, क्योंकि मैं ये भी समझता हूँ कि बहुत बार इन लोगों के साथ ऐसा होता है कि इनका वोटिंग कहीं और होता है और रह कहीं और रहते हैं, लेकिन दे डोंट टेक दिस प्लंज, मतलब ये वो नहीं लेते कि यार नहीं मेरे को तो यहाँ पे डालना है, मेरे को चेंज करना चाहिए, वो एफर्ट लेना जरूरी है। क्योंकि मैं टिल लास्ट ईयर आई वाज कंसिस्टेंटली गोइंग टू दिल्ली फॉर द वोट, बट देन आई डिसाइड मैं ये क्यों कर रहा हूँ। मैं कहा यार जहाँ मैं रह रहा हूँ यूपी में रह रहा हूँ, मेरे को आई शुड वोट हियर, एंड तो मैंने वो इमीडिएटली चेंज कराया। और आज के टाइम में प्रोसेसेस इतने आसान है, इट इज नॉट डिफिकल्ट, बहुत आसान हो गए हैं। इतना ये मुझे कभी नहीं लगता था कि आज के टाइम में कुछ प्रोसेस इतने आसान हो जाएंगे। घर पे आ जाते हैं लोग, सोसाइटी में आ जाते हैं, कैंप लग रहे हैं। Correct. तो आई थिंक इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ हैविंग दिस थॉट कि यार मुझे कंट्रीब्यूट करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक एफर्ट मतलब इस देश को ये बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है। एंड आई एम श्योर अगर हम सब लोग आज जागें तो बहुत बहुत अच्छे डायरेक्शन में और भी जा सकता है। सो थैंक यू सर इतने वंडरफुल डिस्कशन के लिए, बहुत ही सेंसिबल। एंड मैं अपने साथ बहुत सारे टेक अवे लेके जा रहा हूँ। नॉर्मली जैसे हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे बात करते हैं, मुझे लगता है कि आई थिंक आपने मुझे भी ना एक ऐसा पर्पस दिया है कि ताकि मैं इस सब्जेक्ट पर और बात करूं और बहुत सारे लोग इस सब्जेक्ट को समझें और डिटेल में और अपने अपने लेवल पर कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। तो आपके समय का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एंड वी विल मेक श्योर दैट वी ट्राई टू मेक श्योर दैट कि ये जो किताब है ब्रोकन प्रॉमिसेस, ये हम सब लोग पढ़ें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम सबको डिटेल में इन डेप्थ समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं हम उस पर काम नहीं कर पाएंगे, उसके नज़रिए से आई थिंक ये किताब बहुत ज़रूरी है। मैंने पढ़ी, मुझे बहुत मज़ा आया। बहुत अलग थी किताब। मैं पॉलिटिक्स पर, इस तरह की स्टेट पर मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ, जैसा आप सबको पता है ऑलरेडी। बट ये एक ऐसी किताब मुझे मिली कि जो शायद मुझे वर्थ लगा कि यार इसको पढ़ के मैंने बहुत अच्छा किया। एंड आई एम श्योर यू गोना लव इट। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको लगता है कि ये किताब आपको भी पढ़ने की ज़रूरत है और जितना भी हमारा डिस्कशन हो आपको बहुत अच्छा लगा है, तो इस किताब को ज़रूर खरीदिएगा और पढ़िएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।